तो वेलकम बैक पार्टिसिपेंट्स हमारे आज के फाइनल सेशन में। हमारे फाइनल सेशन के लिए मौजूद है हमारे साथ मिस्टर सुनील कुमार अरोड़ा, HOS ऑफ गवर्नमेंट कोएड सर्वोदय विद्यालय रामपुरा। He has 15 years experience of working with the premier national institutes such as NCERT, CIET, SCERT, etc. He worked as a subject matter expert for the development of MOOCs in accountancy for CIET, which was broadcasted on SWAYAM portal. He has been working as a team member for development, review, and updating of NCERT textbooks in commerce for last 15 years. He is a part of the team engaged in the Directorate of Education, Delhi, for the preparation of support material of accountancy since inception of the project. He regularly works as key resource person and content developer for the workshops or in-service training programs for commerce teachers of the DOE in Delhi. He is here with us today to guide us on the communication skills with various stakeholders of the school. Welcome, Sunil, sir. Thank you, Nisha ma'am. Good afternoon to all the participants. Good afternoon, sir. Good afternoon. अभी लंच के बाद लग रहा है कुछ रिफ्रेश। चलिए आज का सेशन हम शुरू करते हैं, कम्युनिकेशन विद डिफरेंट स्टेक होल्डर्स। सबसे पहले तो मैं आप सब लोगों को कॉन्ग्रेचुलेट करना चाहूंगा कि बहुत लंबे टाइम के इंतजार के बाद आप सब वाइस प्रिंसिपल की पोस्ट पे प्रमोट हुए हैं और यहाँ पे अब आपका जो रोल है वो टोटली डिफरेंट है। थैंक यू। पहले एज ए टीचर सिर्फ आपको एक क्लास को ही सेटिस्फाई रखना होता था, स्टूडेंट्स को सेटिस्फाई करना बहुत इजी रहता है। थैंक यू वेरी मच। बट अब बहुत सारे स्टेक होल्डर्स आपके साथ जुड़ गए तो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी बहुत बढ़ गई। पहले तो ये होता था कि क्लास के सिर्फ 40-50 बच्चे हैं और छोटे स्टाफ हैं, उनके साथ आपका गुफ्तगू होती है, उन्हीं के साथ आपको बातचीत करने का मौका भी मिलता था। अब यहाँ पे स्कूल स्टाफ के अलावा भी बहुत सारे अदर पार्टीज, अदर स्टेक होल्डर्स जो हैं उनको भी आपको सेटिस्फाई रखना है, उनके साथ भी आपको डील करना है। तो इस डीलिंग में आपका जो सबसे मेन क्वालिटी आपकी जो सबसे होनी चाहिए वो है कम्युनिकेशन स्किल्स। तो आज हम इसी कम्युनिकेशन स्किल्स पे बात करेंगे। हेलो हेलो। हाँ जी, कोई पार्टिसिपेंट कुछ पूछना चाह रहे हैं? चलिए आगे बात करते हैं। इसमें एक बिजनेस स्कूल है हार्वर्ड, आपने नाम सुना होगा, हार्वर्ड बिजनेस स्कूल। उसमें बिजनेस से रिलेटेड क्या क्या कॉम्पिटेंसीज एक लीडर में चाहिए होती है, उस पर बहुत सारा रिसर्च वर्क चलता रहता है। तो वहीं की एक रिसर्चर थी सनी गाइल्स, उन्होंने 15 देशों के 30 बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन, ग्लोबल ऑर्गेनाइजेशन मतलब MNCs को लिया और 195 लीडर्स का उन्होंने स्टडी किया और उनसे ये पूछा गया कि एक लीडर में क्या क्या क्वालिटीज होनी चाहिए। उनमें 74 कॉम्पिटेंसीज, क्वालिटीज की लिस्ट दी गई थी। उसमें से 15 क्वालिटीज उनको जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वालिटीज हैं वो मार्क करने के लिए बोला गया था। तो जब ये इसका रिजल्ट निकाला गया तो सबसे ज्यादा आप देखिए कि जो परसेंटेज वाइज है, सबसे ऊपर है 67% हाई एथिकल एंड मोरल स्टैंडर्ड्स। जो लीडर है वो कितना एथिकली और मोरल स्टैंडर्ड के हिसाब से अपने आप को मेंटेन करता है और कितना ज्यादा अपने सबऑर्डिनेट्स को मोटिवेट करता है, वो रहा। अब 56% पे रहा क्लियरली कम्युनिकेट एक्सपेक्टेशंस। तो कम्युनिकेशन का रोल जो है वो बहुत बड़ा है। तो आप अपनी जो एक्सपेक्टेशंस हैं, अपने सबऑर्डिनेट से आप क्या चाहते हैं, वो सारी अगर आप क्लियरली कम्युनिकेट कर रहे हैं तो आप अपनी इंस्टीट्यूशन को, अपनी ऑर्गेनाइजेशन को टॉप लेवल पर ले जा सकते हैं, उसको सक्सेसफुल बना सकते हैं। तो आज हम इसी कॉम्पिटेंसी, इसी क्वालिटी पे चर्चा करेंगे। इसी तरह से जो सेंटर फॉर क्रिएटिव लीडरशिप है, उन्होंने भी फंडामेंटल 4 के नाम से
अपने जो स्किल्स हैं वो बताए कि कौन से स्किल सबसे ज्यादा जरूरी होते हैं किसी भी लीडर के लिए। तो इसमें जो निकल के आया उसमें सबसे पहला तो है सेल्फ अवेयरनेस, कि आपकी जो स्ट्रेंथ और वीकनेसेस हैं उनको आप कितनी अच्छी तरह से समझते हैं। और दूसरे नंबर पे आप देखिए कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन में सिर्फ बोलना ही नहीं होता, कम्युनिकेशन में आप कितना अच्छा लिखते हैं, कितना क्लैरिटी के साथ बोलते हैं और कितना सामने वाले को आप अपने जो व्यूज हैं उससे प्रभावित कर पाते हैं, वो कम्युनिकेशन का पार्ट है। तो आज के हमारे सेशन में हम इन बातों पे चर्चा करेंगे। सबसे पहले कि कम्युनिकेशन होता क्या है, दूसरा कम्युनिकेशन जरूरी क्यों है, फिर कम्युनिकेशन की प्रोसेस क्या है, कम्युनिकेशन क्यों हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। और कई बार क्या होता है कि कम्युनिकेशन तो आप अपनी तरफ से बहुत अच्छा कर रहे हैं, बट कुछ बैरियर्स टू कम्युनिकेशन होते हैं, मतलब कुछ प्रॉब्लम्स होती हैं जिनकी वजह से जो कम्युनिकेशन है वो इफेक्टिवली नहीं हो पाता। फिर इसी तरह से आगे जो हमारा पॉइंट रहेगा वो डिफरेंट स्टेक होल्डर्स। आपके स्कूल में, आपके एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में कौन कौन से स्टेक होल्डर्स जो हैं वो इंटरेस्टेड रहते हैं और उनको आपने किस तरह से अफेक्ट करना है और किस तरह से इम्प्रेस करना है ताकि आपके स्कूल की स्मूथ फंक्शनिंग में वो आपकी हेल्प कर पाए। हाउ इंटरेस्ट आर बीइंग टेकन केयर ऑफ, उनके जो इंटरेस्ट हैं उनको किस तरह से आप टेक केयर करते हैं ताकि आप अपने स्कूल को भी स्मूथली चला पाए और उनकी जो एक्सपेक्टेशंस हैं आपसे उनको भी आप फुलफिल कर पाए। तो गाइज लेट्स स्टार्ट विद व्हाट इज कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन है क्या? तो अगर हम डेफिनेशन की बात करें तो कम्युनिकेशन इज द एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन और पासिंग ऑफ इंफॉर्मेशन आइडियाज और थॉट्स फ्रॉम वन पर्सन टू अदर, कि आप जो भी अपने विचार हैं, अपने आइडियाज हैं, वो किस तरह से एक्सचेंज करते हैं, किस तरह से दूसरे लोगों के साथ मिलके उसको एक ही प्लेटफॉर्म पे लेके आते हैं और अपनी जो भी बातें हैं उनको किस तरह से आप दूसरों को वो कर पाते हैं। निष्ठा मैम, ये कुछ बोर्ड शुरू हो गया है तो इसको सर आपका ये एनोटेशन ऑन हो रखा है शायद। हाँ लिख कर दिया, मैंने ऑफ कर दिया। जी। Why do we need to communicate? हमें कम्युनिकेट करने की जरूरत क्यों है और कम्युनिकेट करने से हमें क्या फायदे हैं? अगर हम इस चीज को देखें तो देखिए आप, ये एक स्टोरी मैं आपको एक शेयर कर रहा हूं, इससे आपको पता चलेगा कि कम्युनिकेशन क्यों जरूरी है। अब देखिए, आप तो इस पिक्चर में आपको दिख रहा होगा कि आर्मी कैंट एरिया में एक बेंच है और उस बेंच की सेफ्टी के लिए, बेंच को गार्ड करने के लिए 2 सिक्योरिटी गार्ड अपॉइंट किए गए। तो एक कमांडर साहब इस आर्मी कैंट एरिया में ट्रांसफर होके आए और जब उन्होंने देखा कि इस तरह से बेंच की सिक्योरिटी के लिए 2 सिक्योरिटी गार्ड्स को अपॉइंट कर रखा है, तो उन्होंने वहां जो लोग काम करते थे उनसे जानना चाहा कि ये क्या ट्रेडिशन है, क्यों चल रहा है ऐसा। तो वो कहते जी हमें नहीं पता, पहले से ही इसी तरह का कुछ सिस्टम चल रहा था और कई सालों से ऐसा ही चल रहा है। अब इस बेंच की क्या इंपॉर्टेंस है, इसमें क्यों सिक्योरिटी गार्ड लगाए, किसी को नहीं पता। उन्होंने अपने जो पुराने कमांडर थे, जो उनसे पहले थे, उनसे पता करने की कोशिश की तो उन्होंने भी कहा कि जी पहले से ट्रेडिशन चल रहा था और हम भी उसी को फॉलो करते रहे। तो उनके दिमाग में मतलब एक खलबली सी मच गई कि ये क्यों हो रहा है, कुछ जानकारी ली जाए। तो उनसे पिछले कमांडर और पिछले कमांडर, इस तरह से वो कई पिछले जो कमांडर्स इंचार्ज रहे हुए थे उनसे बात की, बट किसी को इस बारे में नहीं पता था। करते करते बात जो फर्स्ट कमांडर रहे थे इस कैंट एरिया के, उन तक पहुंच गई कि शायद उनको पता हो।
तो उनसे अपॉइंटमेंट लेके और ये हमारे जो प्रेजेंट कमांडर हैं वो उनके पास गए और चाय पानी के बाद उनसे पूछा गया कि सर एक पूछना चाह रहा था कि एक हमारे जो कैंट एरिया में एक ट्रेडिशन चल रहा है कि जो पार्क के बीच में एक बेंच रखा हुआ है उसकी सिक्योरिटी के लिए 2 गार्ड लगाए हुए हैं। वो गार्ड क्यों लगाए हैं उसका रीजन किसी को समझ में नहीं आया अभी तक। मैंने पिछले कई कमांडर से पूछ लिया तो वो कहते अच्छा वो सिक्योरिटी गार्ड तो मैंने इसलिए लगाए थे ताकि वो बेंच का जो पेंट था वो गीला था कि कोई उस पर बैठे नहीं, कपड़े खराब नहीं हो किसी के। बट वो कमांडर साहब का इन बिटवीन ट्रांसफर हो गया, वो चले गए और ट्रेडिशन इस तरह का बन गया कि बिना जानकारी लिए बिना उस चीज की तफ्तीश किए वो बेंच में सिक्योरिटी गार्ड जो है वो अपॉइंट किए जाते रहे। तो इसलिए आपको समझ में आ गया होगा कि कम्युनिकेशन कितना जरूरी है और किस तरह से कम्युनिकेशन ना होने पे मैन पावर और हमारे जो एफर्ट्स हैं वो वेस्ट हो सकते हैं। कम्युनिकेशन की जरूरत को अगर हम देखें, नीड ऑफ कम्युनिकेशन, तो देखिए आप इमेज में देख पा रहे होंगे कि माई विजन योर विजन, ये दोनों जब मिलते हैं तब आर विजन बनता है। माई विजन मतलब जो लीडर है और योर विजन मतलब सबॉर्डिनेट्स है। उन दोनों के अलग अलग विचार हो सकते हैं, अलग अलग आइडियाज हो सकते हैं ऑर्गेनाइजेशन को लेके। जब तक वो आपस में कम्युनिकेट नहीं करेंगे, एक प्लेटफॉर्म पे नहीं आएंगे, अपने आइडियाज को एसिमुलेट नहीं करेंगे, तब तक वो विजन जो है वो कॉमन विजन नहीं बन पाएगा। जब तक आपका कॉमन विजन नहीं बन पाएगा तब तक उस दिशा में आप एफर्ट नहीं कर पाएंगे। तो अपने विजन को दूसरे के विजन के साथ एक कॉमन प्लेटफॉर्म पे लाने के लिए, एक कॉमन चीजें फाइंड आउट करने के लिए, ताकि ऑर्गेनाइजेशन सक्सेसफुली काम कर सके, आपस में बातचीत करनी बहुत जरूरी है। तो टीम वर्क तभी स्टार्ट होता है जब हमारे विजन कॉमन हो जाए, और जब विजन कॉमन होंगे तो सेम डायरेक्शन में हम अपने एफर्ट्स को लगाएंगे और हमारी जो इंस्टीट्यूशन है, ऑर्गेनाइजेशन है, वो प्रगति के पथ पर अग्रसर होगी। कम्युनिकेशन क्यों जरूरी है, इसमें आप देखिए कि इट हेल्प्स अंडरस्टैंड पीपल बेटर। लोगों को अगर आप अच्छे से समझना चाहते हैं तो उनसे कम्युनिकेट आपको करना चाहिए। जब तक कम्युनिकेशन नहीं होगा तब तक हम दूसरों के व्यू पॉइंट, दूसरे की प्रॉब्लम्स, ग्रीवेंसेस को नहीं समझ पाएंगे। रिमूविंग मिसअंडरस्टैंडिंग एंड क्रिएटिंग क्लैरिटी ऑफ थॉट और एक्सप्रेशन। तो दूसरों के साथ जब हम बातचीत करेंगे तो उनके दिमाग में जो शंकाएं चल रही हैं उस मिसअंडरस्टैंडिंग को हम रिमूव कर पाएंगे और जो थॉट और एक्सप्रेशन जो है उसमें क्लैरिटी आएगी। तो जब ये क्लैरिटी आएगी दोनों के थॉट्स और एक्सप्रेशन में, तभी शेयर्ड विजन के अकॉर्डिंग हम अपने आप को ऑर्गेनाइजेशन के वेलफेयर में लगा पाएंगे। ब्रिंग्स पीपल टुगेदर एंड क्लोजर। देखिए ज्यादातर लोगों के बीच में फ्रैक्शन का मेन रीजन क्या होता है? आपस में कम्युनिकेशन ना होना। जब हम कम्युनिकेशन प्रॉपरली करेंगे तो आपस में एक दूसरे को बेटर वे में अंडरस्टैंड कर पाएंगे, समझ पाएंगे, मिसअंडरस्टैंडिंग को रिमूव कर पाएंगे। तो इससे जो लोग हैं वो आपस में और ज्यादा क्लोज आते हैं। ब्रिजेस द गैप बिटवीन इंडिविजुअल्स एंड ग्रुप्स। इंडिविजुअल्स और ग्रुप्स में जो गैप है वो क्या होता है? कम्युनिकेशन की वजह से ही होता है। तो कम्युनिकेशन अगर प्रॉपर होगा तो आपस में किसी तरह का गैप नहीं रहेगा। फिर आप देखिए कि मैनेजमेंट की जो सबसे शॉर्टेस्ट और स्वीट जो डेफिनेशन होती है उसमें मैनेजमेंट इज द आर्ट ऑफ गेटिंग थिंग्स डन थ्रू अदर्स। दूसरों से काम करवाने की कला है। अब दूसरों से काम कब करवा पाएंगे आप? जब आप अपनी एक्सपेक्टेशंस, आप उनसे चाहते क्या हैं, वो एक्सपेक्टेशंस को क्लियरली आप बता पाएंगे, और उसको बताने के लिए आपको कम्युनिकेशन करना जरूरी हो जाता है। अब आप इस इमेज में देखिए जो बीच में एक लीडर की भूमिका में खड़े हैं। अब उनके पास कुछ आइडिया है, वो आइडिया जब सारे लोगों में सेम उसी फ्रीक्वेंसी में, सेम उसी मैनर में पहुंच जाता है जिस वे में वो समझाना चाह रहे हैं, तो सबके दिमाग की बत्ती जो है वो जल जाती है। दिमाग की बत्ती कब जलेगी? जब कम्युनिकेशन प्रॉपर होगा।
तो मतलब आप अपने विजन और अपने आइडियाज को जब दूसरों के साथ शेयर करेंगे, उनकी जो भी प्रॉब्लम्स, जो भी उनकी मिसअंडरस्टैंडिंग्स हैं, उनको आप क्लियर करेंगे, तभी आपका विजन जो है वो कॉमन होगा। अब हम बात करते हैं कि प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन क्या है। कम्युनिकेशन होता किस तरह से। देखो, कम्युनिकेशन में आप बिल्कुल लेफ्ट साइड में देखिए सेंडर और बिल्कुल राइट साइड में आप देखिए रिसीवर। तो कोई भी मैसेज को कन्वे करने के लिए, कम्युनिकेट करने के लिए मिनिमम 2 पार्टीज का होना बहुत जरूरी है, सेंडर एंड रिसीवर। सेंडर कौन है? जो मैसेज कन्वे करना चाहता है, और रिसीवर जिसको मैसेज दिया जाना है। सेंडर उस मैसेज को सिंपल लैंग्वेज में भी भेज सकता है या इनकोड करके भी भेज सकता है। जो बड़ी बड़ी सीक्रेट सर्विसेज रहती हैं या आर्मीज में आप देखें तो वहां पे जो मैसेज है वो डायरेक्टली नहीं भेजे जाते, उसको इनकोड किया जाता है, कोड लैंग्वेज में ट्रांसफर किया जाता है और फिर वो आगे सेंड किया जाता है। जो रिसीवर होता है वो उस मैसेज को रिसीव करने के बाद उसको डीकोड करता है, मतलब उसको वापस अपनी लैंग्वेज में ट्रांसलेट करता है और उसको समझता है। और जब इस मैसेज को समझने के बाद रिसीवर फीडबैक देता है, तभी वो कम्युनिकेशन प्रॉपर हो पाता है। अगर रिसीवर ने मैसेज रिसीव किया और उस पर अपनी कोई प्रतिक्रिया नहीं दी, कोई रिएक्शन नहीं आया, तो जो फीडबैक सेंडर चाह रहा था वो नहीं मिलता, तो कम्युनिकेशन की जो प्रोसेस है वो अधूरी रह जाती है। अब नीचे आप देख रहे होंगे कि मस्टर्ड कलर में एक नॉइज वर्ड दिखाया गया है कि जब सेंडर से रिसीवर के पास मैसेज जाता है तो कई बार इस प्रोसेस में कुछ प्रॉब्लम आ जाती है, जिसकी वजह से जो मैसेज है वो प्रॉपरली कन्वे नहीं हो पाता या मैसेज जो है वो डिस्टोर्ट हो जाता है। जो जिस वे में मैसेज भेजा गया उसी वे में इंटरप्रेट नहीं होता। तो इसमें जो डिस्टोर्ट होने के रीजंस हैं उनको नॉइज या बैरियर टू कम्युनिकेशन कहते हैं। हाउ डू वी कम्युनिकेट? हम कम्युनिकेट कैसे करते हैं? तो कम्युनिकेट करने के हमारे पास बहुत सारे तरीके हो सकते हैं। उसमें आप वर्बल कम्युनिकेशन कर सकते हैं, बोल के, लिख के कम्युनिकेट कर सकते हैं, या ड्राइंग बना के कम्युनिकेट कर सकते हैं, या किसी तरह के इक्विपमेंट्स, मैसेजिंग करके, गेस्चर्स का यूज करके। तो कई तरह से कम्युनिकेशन जो है वो आपका हो सकता है। कंपोनेंट ऑफ कम्युनिकेशन की अगर हम बात करें, कम्युनिकेशन के बहुत सारे तरीके हो सकते हैं, बट उन तरीकों में जो सबसे ज्यादा यूज किया जाता है, कौन सा तरीका यूज किया जाता है? क्या मानते हैं आप कि सबसे ज्यादा कम्युनिकेशन किस वे में होता है? बोल के, लिख के, गेस्ट्रल, किस वे में कम्युनिकेशन होता है? कोई साथी बताना चाहेगा कि सबसे ज्यादा कम्युनिकेशन जो होता है वो किस कंपोनेंट के थ्रू होता है? बोलकर। हाँ जी, रिटन फॉर्म में। रिटन फॉर्म में। और कोई साथी? कम्युनिकेशन इफेक्टिव पड़ता है, बात करके, आपस में मिलजुल कर बात करके। देखिए, ज्यादातर इसमें जो अगर आप वोटिंग करवाएंगे तो ज्यादातर वोट जो है वो स्पीकिंग के लिए आएंगे कि वर्बल कम्युनिकेशन ज्यादा होता है। बट आप देखिए, बहुत हैरानी की बात है कि स्पोकन वर्ड जो है वो सिर्फ 7% रोल प्ले करते हैं। सबसे ज्यादा जो कम्युनिकेशन होता है वो हमारी बॉडी लैंग्वेज से होता है। आप क्या बोल रहे हैं और किस वे में बोल रहे हैं, वो स्पोकन वर्ड सिर्फ 7% ही कम्युनिकेशन का पार्ट बनता है। ज्यादातर जो कम्युनिकेशन का पार्ट है वो आपकी बॉडी लैंग्वेज और आपकी टोन जो है वो तय करती है कि आप किस तरह से कम्युनिकेट कर रहे हैं। अब देखिए इसमें नीचे, पीपल में हेयर योर वर्ड्स बट दे फील योर एटीट्यूड। सिर्फ बोलना ही काफी नहीं होता, बोल के सिर्फ आप अपनी बात को रख रहे हैं, बट बॉडी लैंग्वेज बताती है कि वो आपके जो बात जो है सिर्फ बाय वर्ड्स है या आप वाक्य में उस चीज के लिए सीरियस हैं। इसी तरह से लैंग्वेज ऑफ साइलेंस भी होती है, मौन की भाषा। कई बार आपने भी इस चीज को महसूस किया होगा कि आप चेयर पे बैठे हैं अपने ऑफिस में
कोई स्टाफ मेंबर आता है और बहुत गुस्से में तमतमाया हुआ है, वो आके कुछ भी बोलना शुरू कर देता है, तो उसमें सबसे बेटर जो लैंग्वेज कौन सी होगी आपके लिए? तो उसमें कई बार साइलेंट रहना ही अपने आप में बहुत बड़ा कम्युनिकेशन है। तो साइलेंट भी एक बहुत बड़ी लैंग्वेज मानी जाती है। फिर प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन में अगर हम देखें तो आपको बताया था कि एक पार्टी जो है उसमें सेंडर है, सेंडर या सोर्स ऑफ मैसेज। तो जो मैसेज कन्वे करना चाहता है वो क्यों करना चाहता है, वाई टू कम्युनिकेट। किसी भी तरह का कम्युनिकेशन जब हम करते हैं तो उसके पीछे हमारा पर्पस क्या है। जब तक हमारा पर्पस नहीं होगा तो हमारा कम्युनिकेशन प्रॉपर नहीं हो पाएगा। व्हाट टू कम्युनिकेट, क्या आप कम्युनिकेट करना चाह रहे हैं। तो इसमें मैसेज आपका आता है कि मैसेज क्या आप देना चाह रहे हैं अपने रिसीवर को, और उससे आप क्या एक्शन एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि वो क्या फीडबैक या क्या रिएक्शन आपको दे। यूजफुलनेस ऑफ कम्युनिकेशन, जो कम्युनिकेशन आप कर रहे हैं वो कितना यूजफुल है, क्या वो कम्युनिकेशन करना जरूरी है। अगर जरूरी नहीं है तो वो कम्युनिकेशन नहीं होना चाहिए। एक्यूरेसी ऑफ द इंफॉर्मेशन टू बी कम्युनिकेटेड, जो इंफॉर्मेशन आप कम्युनिकेट कर रहे हैं वो कितनी एक्यूरेट है। तो जितना एक्यूरेसी आपकी इंफॉर्मेशन की होगी उतना ज्यादा आप अपने रिसीवर को इम्प्रेस कर पाएंगे, उतना ज्यादा उसको क्लियरली अपना मैसेज कन्वे कर पाएंगे। और आप जिस चेयर पे बैठे हैं, जो रिस्पॉन्सिबिलिटी आप जो एचएस की चेयर पे आप बैठे हैं, तो वहां पे आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। तो वहां पे एक्यूरेसी ऑफ इंफॉर्मेशन बहुत ज्यादा रिक्वायर्ड है। सुनी सुनाई बातों पे या कुछ आपको कहीं से पता चलता है, जब तक आप उसकी रूट पे नहीं जाएं कि ये इंफॉर्मेशन कहाँ से जनरेट हुई है, तब तक वो इंफॉर्मेशन आपको आगे पास ऑन नहीं करनी चाहिए। फिर आता है एनकोडिंग। एनकोडिंग किस तरह से करते हैं? एनकोडिंग का मतलब है द प्रोसेस ऑफ ट्रांसफरिंग द इंफॉर्मेशन यू वांट टू कम्युनिकेट into a form that can be sent and correctly decoded at the other end. आप जो भी अपने मैसेज को दूसरी कोड लैंग्वेज में ट्रांसलेट करते हैं वो इनकोडिंग है। तो इनकोडिंग करते टाइम आपकी जो एबिलिटी टू कन्वे द इंफॉर्मेशन है वो बहुत जरूरी है। सिर्फ कोडिंग करना ही जरूरी नहीं है, वो कोडिंग को आपका जो एंड यूजर है क्या उसी वे में समझ पाएगा जिस वे में आप उसको इंटरप्रेट करवाना चाह रहे हैं। एलिमिनेट सोर्सेज ऑफ कंफ्यूजन, तो इसमें आप कल्चरल इश्यूज या मिस्टेकन अजम्पशंस, मिसिंग इंफॉर्मेशन, इस तरह के कंफ्यूजिंग पार्ट को एलिमिनेट करने की कोशिश करें। फिर प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन में हम देखते हैं कि दो हमारे मेनली कम्युनिकेशन के वर्बल कम्युनिकेशन चैनल और रिटन कम्युनिकेशन चैनल हमारे स्कूल्स में यूज किए जाते हैं। उसमें आपके फेस टू फेस मीटिंग्स जो स्टाफ के साथ करते हैं या किसी भी पेरेंट के साथ करते हैं, टेलीफोनिक कम्युनिकेशन है, पीटीएम्स हैं, एसएमसी मीटिंग्स है। तो इसमें ज्यादातर जो आपका कम्युनिकेशन है वो वर्बल मोड में होता है। रिटन कम्युनिकेशन में आप देखें कि जो हम लेटर्स लिखते हैं, मेल्स या मेमोज, रिपोर्ट्स, या जो हमारे जो ऑफिशियल्स हैं, हायर अथॉरिटीज हैं, उनके साथ किसी तरह के टॉपिक पे आप बात करते हैं, तो ज्यादातर वो रिटन कम्युनिकेशन होता है और उसमें नोट शीट पे जो भी आप नोटिंग भेजते हैं वो भी इसका पार्ट है। अब दोनों तरह के जो चैनल्स हैं इनकी अपनी अपनी स्ट्रेंथ और वीकनेसेस हैं। वर्बल के अपनी एडवांटेजेस हैं और रिटन की अपनी एडवांटेजेस हैं। तो दोनों पार्ट को अगर हम देखें तो वर्बल कम्युनिकेशन में आपकी बॉडी लैंग्वेज जो है वो बहुत बड़ा रोल प्ले करती है। जैसा कि अभी आपने देखा भी था कि 55% रोल जो है बॉडी लैंग्वेज का था। जब आप स्टाफ से बात करते हैं या अपने पीटीएम रखते हैं या एसएमसी मेंबर से बात करते हैं, तो वहां पे आपकी वर्बल कम्युनिकेशन स्किल्स जो है वो ज्यादा यूज होते हैं, क्योंकि वहां पे रिटन का इतना ज्यादा काम नहीं होता। अब वहां पे अगर आपकी बॉडी लैंग्वेज प्रॉपर नहीं है तो आपका कम्युनिकेशन जो है वो इम्प्रॉपर, अधूरा रह जाएगा। अब इसमें वीकनेसेस क्या है? वर्बल कम्युनिकेशन की वीकनेस ये है कि आप अगर काफी ज्यादा डायरेक्शंस अपने सबऑर्डिनेट्स को देना चाहें तो वो नहीं दे पाएंगे, क्योंकि इसमें भूलने का जो डर है वो हमेशा बना रहता है कि आपने बहुत ज्यादा डायरेक्शंस दे दी तो जो
पिछले वाली डायरेक्शन है वो भूलते जाएंगे और आगे वाली डायरेक्शन उनको याद रहेंगी बस। रिटन कम्युनिकेशन में स्ट्रेंथ अगर आप देखें तो ए प्रूफ ऑफ अ कम्युनिकेशन, तो जो भी आप कम्युनिकेट कर रहे हैं उसका प्रूफ भी मेंटेन होता है। तो कई बार आपको इन फ्यूचर अगर उस कम्युनिकेशन को कोट करने की जरूरत पड़ती है तो रिटन कम्युनिकेशन आपके लिए एज एन एविडेंस काम करता है। अब वीकनेस क्या है कि इसमें आपकी जो एक्चुअल फीलिंग्स हैं वो सामने नहीं आ पाती, क्योंकि इसमें फॉर्मल जो लैंग्वेज है वो यूज की जाती है, तो उसके पीछे आपका क्या पर्पस है, क्या आप अपनी इंटेंशन लेके चल रहे हैं, वो कई बार उसमें सामने नहीं आती है। फिर आता है आपका इफेक्टिव डिकोडिंग। आप कन्वे तो कर दिया, रिसीवर ने रिसीव भी कर लिया, तो जब तक उसकी डिकोडिंग इफेक्टिवली नहीं होगी तब तक उस मैसेज को इंटरप्रेट प्रॉपरली नहीं किया जा पाएगा। लिसन एक्टिवली, अब डिकोड करने वाला उसको डिकोड कब कर पाएगा, जब वो उस मैसेज को एक्टिवली लिसन कर रहा है, एक्टिवली सुन रहा है। रीडिंग इंफॉर्मेशन केयरफुली, अगर रिटन कम्युनिकेशन है तो कितना केयरफुली वो इंफॉर्मेशन को पढ़ता है। अवॉइड कंफ्यूजन, कई बार कुछ कंफ्यूजिंग वर्ड्स होते हैं तो उस कंफ्यूजिंग वर्ड को रिसीवर किस तरह से इंटरप्रेट कर रहा है, उसको अवॉइड कर रहा है, नहीं कर रहा। रिसीवर जो है वो बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए क्वेश्चन भी पूछ सकता है, तो डिकोडिंग करते टाइम अगर क्वेश्चनिंग होती है तो ज्यादा बेटर वे में वो समझ सकता है। ठीक है जी। उसके बाद जो रिसीवर है वो क्या करेगा, तो रिसीवर की जो प्रायर नॉलेज है वो मैसेज की इंटरप्रिटेशन को अफेक्ट करती है। ब्लॉकेज इन द रिसीवर माइंड, अगर रिसीवर के माइंड में पहले से कुछ परसेप्शन बने हुए हैं, कुछ पहले से पिक्चर बनी हुई है, तो भी कम्युनिकेशन जो है वो अफेक्ट होता है। इसी तरह से जो सराउंडिंग डिस्टरबेंसेस हैं वो भी कम्युनिकेशन को अफेक्ट करती हैं। अगर हम प्रायर नॉलेज की बात करें तो प्रायर नॉलेज में देखिए, एक छोटा सा किस्सा आपको सुनाता हूँ कि एक प्राइमरी की टीचर थी, वो अपने बच्चों को सम करना, ऐड करना सिखा रही थी कि किस तरह से एडिशन किया जाता है। अब वो मैम को क्लास में जाके बच्चों से पूछती है, एक बच्चे को खड़ा करके, कि बेटा मैं अगर आपको एक एप्पल दूं, उसके बाद एक एप्पल और दूं और फिर एक एप्पल और दूं, तो आपके पास कितने एप्पल हो जाएंगे? तो वो बच्चा बोलता है कि मैडम मेरे पास 4 एप्पल हो जाएंगे। तो मैडम कहती नहीं, कल तो आपको कॉन्सेप्ट बताई थी, दोबारा सुनो क्वेश्चन। फिर दोबारा बताती हैं कि अगर मैं आपको एक एप्पल दूं, फिर एक एप्पल और दूं, फिर एक एप्पल और दूं, तो कितने एप्पल हो जाएंगे? तो वो बच्चा कहता है मैडम मेरे पास 4 एप्पल हो जाएंगे। मैडम कहती नहीं, तुम देखो अभी। दूसरे बच्चे को खड़ा करती हैं, बेटा अगर मैं आपको एक एप्पल दूं, फिर एक एप्पल और दूं, फिर एक एप्पल और दूं, कितने हो जाएंगे? वो कहता है मैडम 3 एप्पल हो जाएंगे। तो वो सेम चीज बच्चा दूसरे बच्चे से मैडम कहती है, देखा बेटा समझ गए कितने एप्पल हो जाएंगे? वो कह रहा मैडम 4 एप्पल। कह रही नहीं, तुम समझ ही नहीं पा रहे। तो वो कह रहा मैडम एक एप्पल मेरे पास पहले से ही है, एक एप्पल मेरे को मेरी मम्मा ने पहले से ही दिया मेरे बैग में। तो इसका मतलब क्या हुआ, मैडम अपने लेवल पे बिल्कुल सही सोच रही हैं, अपने हिसाब से बिल्कुल सही क्वेश्चन कर रही हैं, बट जो रिसीवर है उसकी जो प्रायर नॉलेज है या उसकी जो माइंड में पहले से ब्लॉकेज है, तो वो चीज आपके कम्युनिकेशन को अफेक्ट करती है। तो जब भी हम कम्युनिकेशन करते हैं तो हमारा जो रिसीवर है उसका माइंडसेट कैसा है उसको समझना भी हमारे लिए उतना ही इम्पोर्टेंट है। ये जो इफेक्टिव कम्युनिकेशन नहीं हो पाता, किसी भी तरह से मैसेज जो हमारा कन्वे नहीं होता, तो उनको हम बैरियर्स टू इफेक्टिव कम्युनिकेशन कहते हैं। तो इफेक्टिव कम्युनिकेशन में जो सेंडर है वो अपनी तरफ से कितना ही इन्फ्लुएंशियल, कितना ही पावरफुल मैसेज दे दे, बट जो रिसीवर है वो किसी तरह से उस मैसेज को इंटरप्रेट नहीं कर रहा, वो सारे रीजन हो सकते हैं। तो ये बैरियर्स जो हैं वो कम्युनिकेशन के लिए बहुत बड़ा चैलेंज माने जाते हैं। तो बैरियर्स टू इफेक्टिव कम्युनिकेशन को हम नॉइज टू कम्युनिकेशन के नाम से भी जानते हैं। बैरियर और नॉइज मीन्स एनी फैक्टर which prevent communication to take place or carry
इनकरेक्ट मीनिंग ड्यू टू मिसअंडरस्टैंडिंग। कम्युनिकेशन जिन फैक्टर की वजह से प्रॉपरली नहीं हो पाता या जिसकी वजह से भी आपका जो मैसेज है वो प्रॉपरली इंटरप्रेट नहीं होता, उनको बैरियर्स या नॉइज कहते हैं। अब आप देखिए, एक इमेज आपको दिखाई दे रही होगी। अब इस इमेज में एक ही फिगर है नीचे, बट इस इमेज को देख के और इंटरप्रेट जो कर रहे हैं वो दोनों अलग अलग पोजीशन से कर रहे हैं। उसी वजह से क्या हो रहा है कि इसका जो इंटरप्रिटेशन है वो अलग अलग हो रहा है। देखिए, आप जो लेफ्ट हैंड साइड में ब्लू ड्रेस में पर्सन है वो उस इमेज को देख के और 9 इंटरप्रेट कर रहे हैं, जबकि येलो वाला उसको देख के 6 इंटरप्रेट कर रहा है। तो ब्लू वाला पूछ रहा है कि 6 कैसे हो गए, येलो वाला कह रहा है कि 9 कैसे हो गया। दोनों अपनी अपनी बात पे सही है, बट जो व्यू पॉइंट है, जो देखने का तरीका है, दोनों की जो अंडरस्टैंडिंग है वो सेम चीज की अलग अलग हो रही है। तो इसका मतलब क्या है कि जो पर्सपेक्टिव ऑफ पार्टीज है वो भी मैसेज के इंटरप्रिटेशन को अफेक्ट करता है। चाइनीज विस्पर का नाम सुना हुआ आपने? एक बच्चों को गेम भी खिलाते हैं चाइनीज विस्पर। चाइनीज विस्पर में क्या होता है कि एक चेन बनाई जाती है या कुछ लोगों को इसमें इन्वॉल्व किया जाता है। एक के कान में कुछ वर्ड या कुछ सेंटेंस बोले जाते हैं, वो सेंटेंस आगे पास ऑन करने होते हैं। तो ज्यादातर केसेस में ये देखा गया है कि जब इंफॉर्मेशन पास ऑन की जाती है तो एंड यूजर तक पहुंचते पहुंचते उस मैसेज को इतना डिस्टोर्टेड वे में पहुंचाया जाता है कि जो ओरिजिनल मैसेज है वो कहीं ना कहीं लैप्स हो जाता है, खो जाता है। तो जैसे आप इसमें देख रहे हैं कि फर्स्ट जो बच्चा है वो पीस बोल रहा है, सेकंड वाला बच्चा दूसरे के कान में बीज, तीसरे वाला नीज, चौथे वाला चीज और पांचवे वाला प्लीज। तो एक ही बात, एक ही वर्ड जो है वो पहुंचते पहुंचते अलग रूप लेता गया। तो इसीलिए कहते हैं कि जितना ज्यादा डायरेक्ट कम्युनिकेशन हमारा होगा उतना ज्यादा इफेक्टिव हम हो पाएंगे। ऐसे ही आपके स्टाफ के साथ होता है कि आप जो भी मैसेज कन्वे करते हैं, तो अगर आप डायरेक्टली स्टाफ से बात कर रहे हैं तो मैसेज आपका इफेक्टिव वे में जाएगा। और जितने ज्यादा बीच में चेन बनती जाएगी, आपने किसी को मैसेज दिया, उसने आगे मैसेज दिया, स्टाफ तक पहुंचते पहुंचते वो मैसेज बहुत ज्यादा चेंज हो जाता है, डिस्टोर्ट हो जाता है। एक वीडियो है, आप मैं देखता हूँ कोशिश करके कि अगर चलता है तो, नहीं तो यूट्यूब पे आपको ये वीडियो मिल जाएगा। ये मैसेज कन्वे किया जा रहा है और ये मैसेज आपको आगे पास ऑन करना है। इस वे में ये चाइनीज विस्पर का ही एक पार्ट है। नहीं है तो अभी उतर जाएगी, बंद करो। छोड़ती रहो, चीनी डाल दो। आप भी काम, हाँ बहुत अच्छा बनता है, साथ ही साथ कलर भी अच्छा है।
तो इस तरह आप देख पा रहे हैं कि मैसेज कहाँ से शुरू हुआ था और कम्युनिकेट होता होता किस तरह से डिस्टोर्ट हो रहा है। तो काफी लंबा वीडियो है, मैं थोड़ा आगे कर देता हूँ। तो आप देख पाए कि किस तरह से मैसेज जो है वो डिस्टोर्ट होता होता और बहुत अलग ही रंग ले गया। तो ये जो बैरियर्स हैं इनको हम अलग अलग टाइप्स में क्लासिफाई करते हैं। कुछ बैरियर्स हैं जिनको हम सिमेंटिक बैरियर कहते हैं। सिमेंटिक बैरियर बेसिकली क्या है? सिमेंटिक बैरियर जो लैंग्वेज की वजह से समझ में नहीं आ पाते या लैंग्वेज प्रॉब्लम होने की वजह से मैसेज जो है वो डिस्टोर्ट होते हैं। इसमें आप देखिए वर्ड्स विद डिफरेंट मीनिंग्स। कई बार कुछ वर्ड्स इंग्लिश में या हिंदी में ऐसे होते हैं जिनके अलग अलग मीनिंग्स हैं। तो आप एक वर्ड को किस मीनिंग के साथ यूज कर रहे हैं और जो रिसीवर है उसको किस मीनिंग के साथ इंटरप्रेट कर रहा है, उसकी वजह से भी जो मैसेज है वो डिस्टोर्ट हो जाता है। फॉल्टी ट्रांसलेशन, जब एक लैंग्वेज से दूसरी लैंग्वेज में ट्रांसलेट किया जाता है तो वो भी कई बार आपके मिसकम्युनिकेशन का रीजन बनता है। अनक्लैरिफाइड अजम्पशन, जैसे अभी आपको एप्पल वाली एक छोटी स्टोरी सुनाई थी कि आप एजम्पशन लेके चल रहे हैं कि बच्चों के पास कुछ भी नहीं है, जबकि वो बच्चा अपनी एजम्पशन या बच्चे के पास एक एप्पल पहले से ही है, तो वो अनक्लैरिफाइड एजम्पशन सेंडर की पार्ट पे हो सकती है। इसी तरह से टेक्निकल जार्गन्स, डिनोटेशन, कॉनोटेशन, बैड एक्सप्रेशन, ये बहुत सारे अलग अलग रीजन हो सकते हैं जिनकी वजह से कम्युनिकेशन प्रॉपर नहीं हो पाता। फॉल्टी ट्रांसलेशन में जैसे एक छोटी सी स्टोरी और आपको मैं बताता हूँ। अब एक टीचर है जो बच्चों के पास जाता है और बच्चों से पूछता है कि सीनियर और जूनियर में क्या डिफरेंस है। तो टीचर बिल्कुल सही क्वेश्चन पूछ रहा है। एक बच्चा खड़ा होकर बोलता है कि मैडम, सीनियर का मतलब जो लोग समुद्र के किनारे रहते हैं और जूनियर का मतलब जो चिड़ियाघर के किनारे रहते हैं। तो मैडम समझ नहीं पाती कि क्या कह रहा है, क्या मतलब बोलना चाह रहा है, या तो इसको मीनिंग क्लियर नहीं है। तो बच्चे से दोबारा पूछते हैं कि क्या बेटा क्या मतलब है। तो मैडम आप यही तो पूछ रहे हो, सी नियर, सी के नियर रहने वाले और जू के नियर रहने वाले जूनियर। तो उसी के बेस पे वो अपने डिफरेंस बता रहे हैं। अनक्लैरिफाइड एजम्पशंस का आपको अभी एग्जांपल दिया। इसी तरह से टेक्निकल लैंग्वेज जो है वो अगर हम बहुत ज्यादा यूज करते हैं तो उसकी वजह से भी कम्युनिकेशन जो है हमारा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है, और कॉम्प्लिकेटेड होने की वजह से उसका जो क्लियर इंटरप्रिटेशन, अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए वो नहीं हो पाती है। इसी तरह से पर्सनल बैरियर्स होते हैं जिसमें आपके फियर ऑफ चैलेंज ऑफ अथॉरिटी। कई बार ये होता है कि जो सेंडर है वो इंफॉर्मेशन इसलिए आगे पास ऑन नहीं करता क्योंकि उसको ये लगता है कि अगर ये सारी इंफॉर्मेशन मेरे जूनियर्स तक पहुंच गई, मेरे सबॉर्डिनेट्स तक पहुंच गई, तो मेरी अथॉरिटी को वो चैलेंज कर सकते हैं। लैक ऑफ इंसेंटिव, कई बार आपको लगता है कि इस इंफॉर्मेशन को आगे पास ऑन करने का कोई फायदा नहीं है, तो आप उसको पास ऑन नहीं करते। अनविलिंगनेस टू कम्युनिकेट या सबॉर्डिनेट्स पे फेथ ना होना।
आपको लगता है कि मैं इंफॉर्मेशन दूंगा तो भी उसका कोई फायदा नहीं है, उस पर कोई फीडबैक या रिएक्शन नहीं मिलेगा, तो सबऑर्डिनेट्स पे फेथ ना होने की वजह से भी आप मैसेज को कन्वे नहीं करते। इसी तरह से कॉमन पर्सनल बैरियर्स में सिलेक्टिव अटेंशन, जैसे आप देखिए कि जो टॉपिक हमारे इंटरेस्ट के होते हैं उन पे हम बहुत ज्यादा अटेंशन देते हैं, और जो हमारे इंटरेस्ट के नहीं है तो उन पे हम अटेंशन नहीं देते, वो सिंपल उसी वे में चलते रहते हैं। हम अपना बैठ के सुन तो रहे हैं बट उस पर प्रॉपर जो डीप लिसनिंग होनी चाहिए वो नहीं होती है। लैक ऑफ नॉलेज, अगर किसी टॉपिक पे आपको नॉलेज नहीं है तो कई बार उसकी वजह से भी कम्युनिकेशन प्रॉपर नहीं हो पाता। लैक ऑफ वोकैबुलरी, वोकैबुलरी अगर अच्छी नहीं है या जो कॉमन वर्ड्स यूज किए जाते हैं टेक्निकली वो अगर आपको नहीं पता तो आप उस फील्ड के जो एक्सपर्ट्स हैं उनसे बात नहीं कर पाते। लैक ऑफ लिसनिंग स्किल्स, अच्छा स्पीकर बनने के लिए आपको अच्छा लिसनर बनना बहुत जरूरी है, तो जब लिसनिंग स्किल्स आपके प्रॉपर नहीं होंगे तो आप अच्छे से बोल भी नहीं पाएंगे। तो बोलने से पहले सुनना बहुत जरूरी कहा जाता है। सिलेक्टिव अटेंशन की जब हम बात करते हैं तो सिलेक्टिव अटेंशन में देखिए, आपको एग्जांपल देते हैं कल्चरल प्रोग्राम। आप किसी कॉन्सर्ट में गए, किसी प्रोग्राम में गए और वहां पे कुछ शुरू में म्यूजिक प्रोग्राम चल रहा है। अगर आपको शास्त्रीय संगीत में इतनी रुचि नहीं है तो शुरू में जो प्रोग्राम चल रहा है उसमें आप बोर हो जाएंगे, उसकी तरफ ध्यान नहीं देंगे और वो चल रहा है और आप अपने बातों में बिजी हैं। बट जो लोग जिनको शास्त्रीय संगीत में इंटरेस्ट आता है, जो बहुत ज्यादा अच्छा उसको सुनते हैं, समझते हैं, उनके लिए वो चीज बहुत मायने रखती है। तो सिलेक्टिव अटेंशन का मतलब है कि जो चीजों पे हमें अच्छा लगता है उनकी तरफ हमारा ध्यान जो ज्यादा आकर्षित होता है। लैक ऑफ नॉलेज में आप बच्चों का भी देखते हैं कि बच्चों का इंटरेस्ट अगर साइंस में, मैथ्स में नहीं है तो क्या होगा, तो आप कितना भी उस सब्जेक्ट को अच्छे तरीके से पढ़ाते रहे, कितने भी अच्छे टीचर हो, बट उनके लिए वो कालाक्षर भैंस बराबर वो बात रहती है। लैक ऑफ वोकैबुलरी, आप इसमें मैंने एग्जांपल शशि थरूर का लिया है, बट मेरा कोई ऐसा मोटिव नहीं है कि पॉलिटिकली मैं कुछ कमेंट नहीं करना चाहता। शशि थरूर के अगर आप स्पीच को सुने तो उसमें कई बार ऐसे कॉम्प्लिकेटेड और बहुत हैवी वर्ड्स यूज करते हैं जिसको समझने के लिए आपके पास प्रॉपर वोकैबुलरी होना बहुत जरूरी है। तो कई वर्ड्स ऐसे होते हैं जो अच्छे अच्छे जो इंग्लिश को समझने वाले लोग हैं उनके भी सिर के ऊपर से जाते हैं। तो ये लैक ऑफ वोकैबुलरी भी क्या कर रहा है कि आपकी कम्युनिकेशन को एडवर्सली अफेक्ट कर रहा है। लैक ऑफ लिसनिंग स्किल्स, इसी तरह से आप देखिए कि मान लो हम बात कर रहे हैं, इस वर्कशॉप में बैठे हैं, इन बिटवीन आपके सोशल मीडिया में व्हाट्सएप पे कुछ नोटिफिकेशन आता है तो आपका जो अटेंशन है वो उस तरफ डाइवर्ट हो जाएगा। तो ये लिसनिंग स्किल्स की लैकिंग भी कम्युनिकेशन को डिस्टोर्ट करती है। इसी तरह से ऑर्गेनाइजेशनल बैरियर्स होते हैं कुछ। ऑर्गेनाइजेशनल बैरियर का मतलब कि विद इन द ऑर्गेनाइजेशन कई तरह की प्रॉब्लम्स होती हैं जिनकी वजह से कम्युनिकेशन इफेक्टिव नहीं होता। इसमें आप देखिए हायरार्किकल जो पोजीशंस हैं, कि जो टॉप ऑर्डर पे बैठे हैं वो मिडिल वालों से किस तरह से बात करते हैं, उनके बीच में कितना कम्युनिकेशन होता है, उस पर डिपेंड करेगा कि इफेक्टिवली कम्युनिकेट हो रहा है या नहीं हो रहा। रूल्स एंड पॉलिसीज कितनी कॉम्प्लिकेटेड है या कितने अच्छे तरह से बनाई गई हैं। ऑर्गेनाइजेशनल फैसिलिटीज, ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो कम्युनिकेशन के लिए फैसिलिटीज हैं वो कितनी इफेक्टिव है। इसी तरह से ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर कितनी कॉम्प्लेक्स है। अगर जितनी ज्यादा ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर कॉम्प्लेक्स होगी उतना ज्यादा ऑर्गेनाइजेशन में कम्युनिकेशन जो है वो इनइफेक्टिव होगा। फिर इसी तरह से आप देखिए कि कुछ साइकोलॉजिकल बैरियर्स होते हैं। साइकोलॉजिकल बैरियर्स में फियर, अगर आपको किसी चीज से डर लगता है तो उस डर वाली चीज को आप अच्छे से एक्सप्रेस नहीं कर पाते या उसमें आपका जो कम्युनिकेशन है वो प्रॉपर नहीं हो पाता। एंगर, गुस्से में भी आपका जो कम्युनिकेशन है वो बहुत ज्यादा अफेक्ट होता है। गुस्से में जो बातें कही जाती हैं तो वो उस ऑब्जेक्टिव, उस इंटेंशन से नहीं कही जाती
जो बाय वर्ड्स दूसरे को समझ में आती है। कई बार आपने देखा होगा कि किसी से अगर लड़ाई झगड़ा हो गया और आप बहुत ज्यादा गुस्से में बच्चों को बात करते हुए देखते हैं तो एक दूसरे को जान से मारने की धमकी दे देते हैं। तो बट उनकी इंटेंशन ऐसी नहीं है कि वो जान से मारना ही चाहते हैं। तो ये साइकोलॉजिकल बैरियर्स जो हैं वो कम्युनिकेशन को डिस्टॉर्ट कर सकते हैं। इसी तरह से परसेप्शन, कि हमारे दिमाग में कुछ पहले से हम पिक्चर बना लेते हैं, हमारा परसेप्शन इस तरह का होता है कि हाँ ये चीज ऐसी है तो इसी तरह से आगे भी होगी। फिर लैक ऑफ एम्पैथी, कि सामने वाले की जो फीलिंग्स हैं उनको आप कितने अच्छी तरह से समझते हैं। तो अगर वो एम्पैथी नहीं है तो कम्युनिकेशन जो है वो हैम्पर हो जाएगा। इसी तरह से इनसिक्योरिटी है, एंजाइटी, स्ट्रेस, डिप्रेशन, बहुत सारे साइकोलॉजिकल फैक्टर हो सकते हैं जिनकी वजह से कम्युनिकेशन जो है वो प्रॉपर वे में नहीं हो पाता। ये बहुत बार आपने गेम जो है वो न्यूज़पेपर में देखा होगा जिसमें इस तरह का वो स्टेप्स बने होते हैं कि जो डॉगी है उसको आपने बोन तक पहुंचाना है। तो इसको किस तरह से आप बोन तक पहुंचाते हैं, अब आप देखिए, खेला हुआ ये गेम? या चंपक नंदन वगैरह आती थी उनमें आता था। हाँ जी, ये आप कर पाएंगे अगर आपको ये दिया जाए? हाँ जी, पार्टिसिपेंट्स सो गए क्या सब? नहीं सर, सुन रहे हैं सब। तो ये चीज आपको, अगर आपको ड्राइंग बना के दी जाए तो आप करना कैसे होगा? तो यही चीज एक बच्चे को दी गई जिसको फर्स्ट टाइम, मतलब इसका पहले कोई एक्सपीरियंस नहीं था और फर्स्ट टाइम उसको ये कहा गया कि ये इस तरह से जो डॉग है उसको बोन तक पहुंचाना है। तो उसने देखिए क्या किया। अब हमारे दिमाग में क्या परसेप्शन है, क्योंकि हम पहले से उस चीज को ले चुके हैं, देख चुके हैं, तो हम उस जो ब्राउन वाले सर्कल इसमें स्टेप्स के अंदर से जाने की कोशिश करेंगे, जबकि वो बच्चा जो है उसके दिमाग में कोई परसेप्शन नहीं है। आपने क्या कहा कि डॉग को बोन तक पहुंचाने में हेल्प करनी है, तो उसने बाहर के बाहर ही सारा जो है बाईपास कर दिया पूरे सिस्टम को। तो ऐसा ही कई बार हमारे साथ भी होता है। स्कूल की बहुत सारी प्रॉब्लम्स हमारे पास आती हैं तो हम उस प्रॉब्लम को जो पहले के हमारे परसेप्शंस हैं उन्हीं के अकॉर्डिंग सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। बट कई बार जो आउट ऑफ द बॉक्स थिंकिंग जिसको हम कहते हैं, कुछ क्रिएटिव चीज ऐसी बिल्कुल इजी वे में उस प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट कर सकती है जिसके बारे में आपका ध्यान ही नहीं जाता, जिस तरफ आप दिमाग भी नहीं लगाते। तो इसलिए कोई भी प्रॉब्लम अगर आपके सामने आती है स्कूल को चलाने में या स्कूल की रूटीन मैटर से रिलेटेड, तो अगर आप स्टाफ से अगर चर्चा करेंगे तो कई बार ऐसा सोल्यूशन आपको मिल जाएगा जो आपने मतलब बिल्कुल अनएक्सपेक्टेड या बिल्कुल सोचा ही ना हो। अब बात करते हैं कि हमारे जो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस हैं उनमें कौन कौन से स्टेक होल्डर्स हैं, कौन कौन से पर्सन्स, कौन कौन सी पार्टी जो है उसमें इंटरेस्टेड रहती हैं। तो पहले तो आप देखिए कि स्टेक होल्डर्स होते क्या हैं और उनके क्या क्या क्यों क्यों हमारे साथ वो जुड़े रहते हैं। A leader or HOS must identify various stakeholders interested in different decisions of the organization. He must evaluate. तो जो स्टेक होल्डर्स हैं उनका NIC एनालिसिस, निक एनालिसिस करना पड़ता है। निक एनालिसिस का मतलब क्या है कि उन स्टेक होल्डर्स की नीड्स क्या हैं, उनके इंटरेस्ट क्या हैं, उनके कंसर्न्स क्या हैं, जिनकी वजह से वो हमारे एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस की डिसीजन मेकिंग में इंटरेस्टेड हैं। वो क्या जानना चाहते हैं, what information they want, what encourage them to support your organization। जब आप निक एनालिसिस करते हैं तो उनकी नीड्स, इंटरेस्ट और कंसर्न को समझ पाते हैं। तो अगर आप उनके नीड्स को, इंटरेस्ट को टैप कर पाते हैं तो वो हमारी ऑर्गेनाइजेशन को
ज्यादा अच्छे से सपोर्ट कर पाएंगे। तो आप उनको एनकरेज कर सकते हैं कि हमारी ऑर्गेनाइजेशन को मैक्सिमम सपोर्ट सिस्टम वो प्रोवाइड करें। तो हाउ टू यूज देयर कॉन्टैक्ट्स इन द बेटरमेंट ऑफ योर ऑर्गेनाइजेशन। जब आप डिफरेंट स्टेक होल्डर्स को समझ लेते हैं, उनके इंटरेस्ट को, नीड्स को, तो आप उनके जो कॉन्टैक्ट्स हैं, उनके जो जानकार हैं, उनका यूज अपने ऑर्गेनाइजेशन के बेटरमेंट के लिए भी कर सकते हैं। अब देखिए, आपकी एचएस जो है वो सेंटर पॉइंट है, जो सारा का सारा स्कूल या जो सारे स्कूल के जो डिफरेंट स्टेक होल्डर्स हैं वो सारे एचएस के अराउंड रिवॉल्व करते हैं। तो जब हम स्टेक होल्डर्स की बात करते हैं तो सबसे बड़ा और सबसे इम्पोर्टेंट स्टेक होल्डर हमारा है स्टूडेंट। तो एक एचएस जो है वो स्टूडेंट के लिए रोल मॉडल का काम भी करता है, उनको इंस्पायर भी करता है, उनके लिए कंपैशनेट भी है, डिसिप्लिनेरियन का भी काम करता है। तो स्टूडेंट्स को समझना और स्टूडेंट्स को इम्प्रेस करना कि वो ऑर्गेनाइजेशन की वेलफेयर के लिए ज्यादा से ज्यादा सपोर्ट करें, और आप भी उनके लिए उतना ही ज्यादा अच्छा रोल प्ले कर सकते हैं जब आपका पूरा जो कंसर्न है वो स्टूडेंट वेलफेयर पे रहेगा। इसी तरह से टीचर्स जो हैं वो भी एक बहुत बड़ा इंटरेस्टेड पार्ट है हमारे लिए। अब एक टीचर को एचओएस की जरूरत क्या है, या एचओएस टीचर के लिए क्या रोल प्ले कर सकते हैं। इसमें एक मेंटर का रोल हम प्ले कर सकते हैं, उनको इंस्पायर कर सकते हैं, उनको डायरेक्शन दे सकते हैं। जो शुरू में हमने बात की थी कि शेयर्ड विजन, उनके विजन और हमारे विजन जब कॉमन एक प्लेटफॉर्म पे आते हैं तो उतना ज्यादा हमारा स्कूल जो है वो सक्सेसफुली रन कर सकता है। एक कल्चर डेवलपमेंट की अगर बात करें कि ऑर्गेनाइजेशन में आपने देखा होगा कि कई स्कूल बहुत अच्छे रन होते हैं, तो वो सिर्फ एचओएस के दम पे नहीं होते, वहाँ टीचर्स का रोल भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहता है किसी भी स्कूल में कल्चर को डेवलप करने के लिए। तो जो प्रिंसिपल है, जब वो स्टूडेंट से, टीचर से और बाकी स्टेक होल्डर से कम्युनिकेट करता है, अपनी बातों को रखता है उनके सामने, उनकी बातों को जानने की कोशिश करता है, तभी उस स्कूल को हम अच्छे से रन कर पाएंगे। इसी तरह से आगे देखें तो पेरेंट्स, अब पेरेंट्स को अश्योर करना, उनको फेथ में लेना, उनको अपने विजन के साथ रूबरू करवाना कि हमारे दिमाग में क्या चल रहा है, इस एजुकेशन इंस्टीट्यूशन को हम किन ऊंचाइयों तक लेके जाना चाहते हैं, हमारा विजन क्या है। तो जब आप अपना विजन उनके साथ शेयर करेंगे तो उनकी सपोर्ट भी आपको मिलना शुरू हो जाएगी। इसी तरह से आप देखें कि जो हमारे डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन के ऑफिसर्स हैं, उनके साथ भी हमें रूटीन में डील करना पड़ता है। वो भी हमारे स्कूल में इंटरेस्टेड रहते हैं, हमारे स्कूल के बारे में जानना चाहते हैं। तो उनको भी आप रीएश्योर करते हैं, उनको उनकी जो डायरेक्शंस आ रही हैं उनको फॉलो करते हैं। अगर आप प्रॉब्लम में हैं, किसी तरह की स्कूल में समस्या आती है, तो आप उनके पास गाइडेंस के लिए भी जाते हैं। तो कम्युनिकेशन का वहाँ भी बहुत बड़ा रोल ऑफिसर्स का रहता है। इसी तरह से कम्युनिटी एंड एसएमसी, जो स्कूल मैनेजमेंट कमेटी है या जो कम्युनिटी है, उसको भी अगर आप अपने इम्प्रेस कर पाते हैं अपनी विजन्स के थ्रू, अपनी बातों के थ्रू और अपने एक्शंस के थ्रू, तो वो भी बहुत बड़ा रोल आपके ऑर्गेनाइजेशन को सक्सेसफुल करने में निभा सकते हैं। तो प्रिंसिपल जो है कम्युनिटी के लिए लीडरशिप का काम करता है, उनको कॉन्फिडेंस देता है, और जितना ज्यादा कॉन्फिडेंस में कम्युनिटी और एसएमसी मेंबर्स रहेंगे, उतना ज्यादा पार्टिसिपेशन जो है वो कम्युनिटी का आपके स्कूल के वेलफेयर के लिए होगा। इसी तरह से पीडब्ल्यूडी एंड अदर एजेंसीज, आप देखते हैं कि स्कूल में बहुत तरह की समस्याएं चलती रहती हैं, चाहे वो रिपेयरिंग से रिलेटेड हो या कई बार कुछ नए प्रोजेक्ट आते हैं, जैसे पीछे रेन वाटर हार्वेस्टिंग का आया था। तो ये सारे के सारे काम जो हमें पीडब्ल्यूडी से करवाने होते हैं। तो पीडब्ल्यूडी ऑफिशियल्स के साथ आपका लिसनिंग कैसी है, उनके साथ कम्युनिकेशन कैसा है, उसके बेसिस पे आप अपने काम जो है वो इजीली करवा सकते हैं। इसी तरह से अदर एजेंसीज में आप देखें तो आप लोकल पुलिस का इसमें नाम आ सकता है कि लोकल पुलिस जो है उसके साथ भी आपको बहुत कई बार डील करना पड़ता है।
कई बार बच्चों की कुछ समस्याएं होगी, कुछ झगड़ा हो गया, या जैसे कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम का सेंटर है, सीबीएसई का सेंटर है, तो लोकल पुलिस की भी आपको हेल्प लेनी पड़ती है, तो वहां भी आपको कम्युनिकेट करना पड़ता है। या कुछ प्रोग्राम ऐसे आते हैं जिसमें आपका जैसे आंगनवाड़ी वर्कर हैं, आशा वर्कर हैं, उनकी हेल्प लेनी पड़ती है, तो ये पीडब्ल्यूडी और अदर एजेंसीज का भी आपको ध्यान रखना पड़ता है, उनके साथ भी प्रॉपरली कम्युनिकेट करना पड़ता है। अब एक मैट्रिक्स के थ्रू आपको मैं ये डिस्कस करूंगा कि किस तरह से जो स्टेक होल्डर्स हैं उनके साथ कम्युनिकेट करना चाहिए, उनको प्रायोरिटीज किस तरह से फिक्स करनी चाहिए। तो देखिए, स्टेक होल्डर्स विद पावर एंड इन्फ्लुएंस और इंटरेस्ट। स्टेक होल्डर भी कई तरह के होते हैं, जैसे अभी हमने चर्चा की कि डिफरेंट स्टेक होल्डर्स हैं। तो स्टेक होल्डर्स के पास पावर, इन्फ्लुएंस भी होता है, और कई तरह का उनका जो इंटरेस्ट है वो भी ऑर्गेनाइजेशन के साथ जुड़ा रहता है। तो अब ये मैट्रिक्स आपकी जो है, इसमें देखिए आप कि ब्लैक में जो शो हो रहा है कि अगर कोई स्टेक होल्डर पावर और इन्फ्लुएंस में बहुत हाई है, बट उसका इंटरेस्ट जो है वो ऑर्गेनाइजेशन में लो है, तो सिर्फ आप उसको इतना कम्युनिकेट करें कि वो सेटिस्फाइड है। जैसे आप एग्जांपल लें कि आपके जो लोकल एमएलए हैं या लोकल काउंसलर है, उनका पावर और इन्फ्लुएंस अगर देखें तो ज्यादा है, बट अगर वो स्कूल में इंटरेस्टेड इतने नहीं है, मतलब उनका स्कूल में कोई ज्यादा से नहीं है, ज्यादा रोल वो प्ले नहीं करते, तो सिर्फ आप उनको इतना कम्युनिकेट करते रहें कि उनको सेटिस्फेक्शन रहे कि हाँ, स्कूल की इंफॉर्मेशन हमें मिल रही है। अगर आप ग्रीन में देखें तो पावर और इन्फ्लुएंस भी हाई है और इंटरेस्ट भी हाई है, मतलब जो लोकल एमएलए है वो आपके स्कूल में बहुत ज्यादा इंटरेस्टेड है, बहुत ज्यादा आपके स्कूल के बारे में जानकारी प्राप्त करना चाहता है, या एडमिशन के लिए फोन आ रहे हैं, या किसी भी तरह से वो एंगेज रहता है आपके स्कूल के साथ। तो ऐसे लोगों को, ऐसे स्टेक होल्डर्स को आपने क्लोजली मैनेज करने की कोशिश करनी है, मतलब उनको रूटीन में आप सारी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करते रहें, मिलना भी पड़ता है उनसे, और स्कूल को जो भी समस्याएं लोकल लेवल की आ रही है उनके साथ आप चर्चा करके उनका सोल्यूशन भी फाइंड आउट कर सकते हैं। इसी तरह से आप ब्लू में देखें कि पावर एंड इन्फ्लुएंस कई बार स्टेक होल्डर्स का लो होता है और इंटरेस्ट भी इतना ज्यादा नहीं देते। तो कुछ पेरेंट होते हैं जिनको कोई मतलब नहीं है स्कूल से, बच्चों का एडमिशन करवा दिया, उसके बाद वो स्कूल की तरफ झांकते भी नहीं है। तो ऐसे लोगों को सिर्फ मॉनिटर करने की जरूरत होती है कि कोई समस्या अगर आती है तो वो ज्यादा बड़ा रूप ना ले, बस। इसी तरह से फिर आपके पावर और इन्फ्लुएंस में लो है और इंटरेस्ट जिनका बहुत हाई है। कुछ पेरेंट ऐसे होते हैं जो बार बार आपके पास आएंगे, आपको नए नए आइडियाज भी देते रहेंगे। तो ऐसे लोगों को इन्फॉर्म आप करते रहें कि हम नई नई चीजें ये कर रहे हैं। तो इस तरह से आप स्टेक होल्डर्स को प्रायोरिटाइज कर सकते हैं। टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन की बात करें तो अलग अलग तरह के कम्युनिकेशन हमारे हैं, जिनमें आप फॉर्मल और इनफॉर्मल कम्युनिकेशन को देख सकते हैं। फॉर्मल कम्युनिकेशन जो हम अपने ऑफिशियल्स के साथ, अपने डीओईज के, बाकी जो या पीडब्ल्यूडी है, उन डिपार्टमेंट के साथ हम कम्युनिकेशन जो करते हैं वो फॉर्मल कम्युनिकेशन हमारा होता है। फॉर्मल कम्युनिकेशन जो है हमारा ज्यादातर रिटन में होता है। इनफॉर्मल कम्युनिकेशन जो हम स्टाफ मेंबर्स के साथ रूटीन में चर्चा करते हैं या पीटीएम में पेरेंट्स के साथ डील करते हैं, तो वो उसमें ज्यादा हमें फॉर्मल लैंग्वेज की जरूरत नहीं पड़ती है, तो इनफॉर्मल कम्युनिकेशन रहता है। वर्बल एंड नॉन वर्बल कम्युनिकेशन, ये भी आपसे मैं डिस्कस कर चुका हूं पहले। वर्बल कम्युनिकेशन जहां आप बोल के सारी बातें आपस में शेयर करते हैं, अपनी फीलिंग्स शेयर करते हैं। नॉन वर्बल में जहाँ पे आप रिटन कम्युनिकेशन को मेनली इसमें लेते हैं, या इसमें जो हमारी बॉडी लैंग्वेज है वो भी नॉन वर्बल का ही पार्ट मानी जाती है। फिर इसी तरह से डायरेक्शन ऑफ फ्लो के बेसिस पे अगर देखें तो कम्युनिकेशन डाउनवर्ड, अपवर्ड या क्रॉस वाइज हो सकता है।
डाउनवर्ड कम्युनिकेशन जो है, मतलब कम्युनिकेशन का फ्लो जो है ऊपर से नीचे की तरफ रहता है। तो ऊपर से नीचे की तरफ जो कम्युनिकेशन होता है उसमें आप ज्यादातर देखें तो जो ऑफिसर्स की तरफ से इंस्ट्रक्शंस, ऑर्डर, सर्कुलर्स आते हैं उनको डाउनवर्ड कम्युनिकेशन कहते हैं। अपवर्ड कम्युनिकेशन जो सबॉर्डिनेट अपने सुपीरियर को इंफॉर्मेशन देते हैं, रिपोर्टिंग करते हैं, या मान लीजिए किसी तरह की परमिशन चाहिए आपको या एप्लीकेशन आप देते हैं, तो वो अपवर्ड कम्युनिकेशन है। क्रॉस वाइज कम्युनिकेशन, जब सेम पोस्ट पे जो पर्सन्स हैं वो आपस में कम्युनिकेट करते हैं तो उनको क्रॉस वाइज कम्युनिकेशन कहा जाता है। तो अगर किसी ऑर्गेनाइजेशन की सक्सेस की बात करें तो सक्सेस आजकल के जो ग्लोबल और डाइवर्स वर्क प्लेस है वहां पे एक्सीलेंट जो कम्युनिकेशन स्किल्स हैं उसकी बहुत ज्यादा जरूरत पड़ती है। तो जब हम इफेक्टिव कम्युनिकेशन की बात करते हैं तो इफेक्टिव कम्युनिकेशन क्या है? इफ यू कांट एक्सप्लेन इट सिंपली यू डोंट अंडरस्टैंड इट वेल इनफ। अल्बर्ट आइंस्टीन का नाम आप सबने सुना होगा। तो अल्बर्ट आइंस्टीन का ये कहना है कि अगर आप किसी चीज को सिंपल वे में एक्सप्लेन नहीं कर सकते तो इसका मतलब ये है कि आप उस चीज को अच्छे से समझ ही नहीं पा रहे। क्योंकि जिस चीज को हम अच्छे से समझ पा रहे हैं, ग्रेस्प कर पा रहे हैं, उसको हम इजी वे में कम्युनिकेट भी कर पाएंगे, एक्सप्लेन भी कर पाएंगे। तो जब हम प्रिंसिपल्स ऑफ इफेक्टिव कम्युनिकेशन की बात करते हैं तो सबसे जरूरी जो चीज है आपकी वो है मास्टरी ओवर द लैंग्वेज। उस लैंग्वेज पे आपकी कमांड कैसी है। अगर लैंग्वेज पे आपकी मास्टरी है तो कम्युनिकेशन भी इफेक्टिव होगा, और अगर कम्युनिकेशन लैंग्वेज पे कमांड नहीं है तो कम्युनिकेशन जो है वो एडवर्सली अफेक्ट हो सकता है। प्रिंसिपल ऑफ करेक्ट एटीट्यूड, जैसे हम बात कर रहे थे कि सिर्फ वर्ड्स ही नहीं है, उसके अलावा आपकी जो बॉडी लैंग्वेज, एटीट्यूड है वो भी कम्युनिकेशन के लिए बहुत ज्यादा जरूरी। तो ज्यादातर जो पार्ट है आपका एटीट्यूड पे डिपेंड करेगा। अगर आपका एटीट्यूड करेक्ट है तो कम्युनिकेशन इफेक्टिव होगा। और आप बोल कुछ रहे हैं और कम्युनिकेट आपकी बॉडी लैंग्वेज कुछ और कर रही है तो जो रिसीवर है वो बिल्कुल समझ जाएगा कि आपका जो कम्युनिकेशन है वो सुपरफिशियल लेवल का है, मतलब आप दिल से बात नहीं कर रहे हैं। इसी तरह से प्रिंसिपल ऑफ क्लैरिटी, जो भी बात आप कर रहे हैं वो क्लियर वे में जानी चाहिए। प्रिंसिपल ऑफ फोकस, कि कितना फोकस्ड होके आप कम्युनिकेट कर रहे हैं। अगर कम्युनिकेट करते टाइम आपका ध्यान जो है वो इधर उधर है, आपका प्रॉपर आई कांटेक्ट नहीं हो पा रहा अपने ऑडियंस के साथ, तो भी कम्युनिकेशन जो है वो अफेक्ट होता है। प्रिंसिपल ऑफ मोटिवेशन, मोटिवेट आप कितना कर पा रहे हैं अपने रिसीवर को कि वो फीडबैक दे, क्योंकि जब तक फीडबैक नहीं आएगा, रिएक्शन नहीं आएगा, तब तक आपका कम्युनिकेशन जो है वो प्रॉपर नहीं माना जाएगा। एप्रोप्रिएट गेस्चर्स, ये भी बॉडी लैंग्वेज का ही पार्ट है कि गेस्चर्स कितने अप्रोप्रिएटली आप यूज कर रहे हैं। फेस टू फेस इंटरेक्शन कर रहे हैं तो किस तरह से कर रहे हैं। तो कई तरह के इसमें इफेक्टिव कम्युनिकेशन के प्रिंसिपल्स हैं, वो आपको फॉलो करने पड़ते हैं। जैसे ये सुटेबिलिटी ऑफ कम्युनिकेशन कंटेंट, कि जो कम्युनिकेशन आप कर रहे हैं वो कंटेंट कितना सुटेबल है। अगर हम अब इस वर्कशॉप में बात कर रहे हैं, यहाँ पे फॉर्मल लैंग्वेज यूज ना करके कुछ इनफॉर्मल लैंग्वेज यूज करना शुरू कर दें तो क्या होगा कि कम्युनिकेशन प्रॉपर नहीं होगा। तो सुटेबिलिटी कंटेंट की बहुत ज्यादा जरूरी है। प्रिंसिपल ऑफ कॉम्पिटेंसी, कि जो स्पीकर है और जो रिसीवर है वो कितने कॉम्पिटेंट है अपने फील्ड में, तभी वो उस चीज को प्रॉपरली समझ पाएंगे। म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग। कम्युनिकेशन स्ट्रेटजी, क्या कम्युनिकेशन करने के लिए आप कोई स्ट्रेटजी अडॉप्ट कर रहे हैं। अगर स्ट्रेटजी बना के आप कम्युनिकेट करेंगे तो इफेक्टिव कम्युनिकेशन हो पाएगा। जैसे आपको प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन बताते थे, मैंने कहा था कि सेंडर ऑफ कम्युनिकेशन को ये 2-3 क्वेश्चन हैं जो पहले से सोचने पड़ते हैं कि क्या कम्युनिकेट करना है, क्यों कम्युनिकेट करना है, उसकी यूजफुलनेस क्या है कम्युनिकेशन के लिए, और उसकी एक्यूरेसी क्या है इंफॉर्मेशन की। तो ये सारी चीजें, जब चारों चीजों को आप अच्छे से एनालाइज करने के बाद कम्युनिकेट करेंगे तो इफेक्टिव कम्युनिकेशन हो पाएगा।
तो ये इमेज आप देख पा रहे होंगे। तो ये इमेज देखने के बाद आप मेरे को बताइए कि कौन सा पोर्ट ऐसा है जिसमें पानी जो है वो भर जाएगा, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड या फोर्थ? फोर्थ वन। तो बता पाएंगे कि फोर्थ वाले में क्यों भरेगा पानी? कोई भी एक पार्टिसिपेंट। सर वो एम्प्टी, फोर्थ वाला खाली है सर। फोर्थ वाला खाली, बिल्कुल। पवन कुमार वर्मा जी ने बिल्कुल सही जवाब दिया कि फोर्थ वाला खाली है। अब इसमें कितनी भरेगा? वाले में फोर्थ में लगा रहे हैं। तो आप इसको देखें तो देखिए, फर्स्ट वाला जो है वो पोर्ट जो है वो उल्टा रखा हुआ है। तो उल्टा रखे होने की वजह से इसमें पानी जो है नहीं जाएगा। दूसरे वाला जो है वो, उसमें पहले से ही इतना कुछ भरा हुआ है कि पानी जाने की जो जगह है वो ही नहीं बची उसमें। तीसरे वाला जो है उसमें काफी ज्यादा छेद है। अब छेद होने की वजह से जो पानी है वो जाएगा, बट उसमें रुक ही नहीं पाएगा पानी। आप लोग मेरे को सुन पा रहे हैं? यस सर, बहुत अच्छे से सुनाई दे रहा है। ओके। हाँ जी, थर्ड वाला जो है, थर्ड वाले में इतने ज्यादा पहले से ही बोल रहे हैं कि वहां पानी टिकने की गुंजाइश नहीं है। अब फोर्थ वाला जो पोर्ट है वो बिल्कुल ओपन है, सीधे से रखा हुआ है, तो इसमें पानी अच्छे से भर सकता है। तो ऐसा ही हमारे साथ भी होता है। तो ये कम्युनिकेशन के लिए हम इसको एक एग्जाम्पल के तौर पे ले सकते हैं कि कई बार जो हमारी ऑडियंस है या कई बार जो रिसीवर है वो पहले से ही अपने दिमाग को क्लोज करके बैठा है कि मैंने इनकी बात सुननी नहीं है। तो जब वो सुनेगा ही नहीं तो कम्युनिकेशन कैसे हो पाएगा? क्योंकि कई बार आप देखते हैं कि कुछ लोग ऐसे हैं कि बात को सुनना ही नहीं चाहते, तो वहां कम्युनिकेशन नहीं होगा। कुछ लोग ऐसे वो मिलेंगे आपको कि जो सुन तो रहे हैं बट उनके दिमाग में पहले से ही परसेप्शंस ऐसे बने हुए हैं, पहले से ही अपने दिमाग को उन्होंने फिल कर रखा है या एक सी पिक्चर बना रखी है स्पीकर के बारे में कि वो कम्युनिकेशन आप कितना भी करते रहें नहीं होगा। तीसरे वाला जो है, ऐसे लोग हैं जो सुन तो रहे हैं बट सिर्फ सुन ही रहे हैं, लिसनिंग नहीं हो रही, उसको अंडरस्टैंड नहीं करने की कोशिश कर रहे हैं, या उनका जो डाइवर्जन है, अटेंशन है, वो कहीं और चल रही है। जैसे आप देखें कि क्लास में भी आप जैसे पढ़ाते थे या आप भी स्टाफ में कई बार मीटिंग में आपने देखा होगा कि कुछ लोग जो है वो नीचे मोबाइल लेके और अपना चैटिंग में लगे हुए हैं या कुछ और बिजी हैं, तो क्या होगा? तो आप कितना भी अच्छा, कितना ही इफेक्टिव कम्युनिकेशन कर लें, उनको आप अपनी बात नहीं समझा पाएंगे। तो कम्युनिकेशन उसी के साथ अच्छा होता है जो रिसेप्टिव है, जो आपकी बात को अच्छे से सुनना चाहता है और प्रॉपर आपको अटेंशन पे करता है। तो यहाँ पे बात आती है एक्टिव लिसनिंग की। जो लिसनर है वो कैसा है? जो हियरिंग है वो पैसिव है। मैं कुछ बोल रहा हूँ, आप आराम से अपना कुर्सी पे बैठे हैं, सिर्फ आपके पास मेरे वर्ड जा रहे हैं, उसका मीनिंग नहीं जा रहा। तो हियरिंग होना ही पर्याप्त नहीं है। लिसनिंग में आपका एक्टिव रहना और आपके लिए भी कुछ स्किल्स हैं वो जरूरी होते हैं। तो जो अच्छा लिसनर है वो स्माइल भी देगा, वो आई कांटेक्ट भी रखेगा, उसका पोस्चर भी अच्छा होगा, तभी जो है लिसनिंग प्रॉपर हो पाएगी।
इसी तरह से जो अच्छा लिसनर है वो फीडबैक भी देगा, वो आपकी बात को समझने की कोशिश करेगा, आप जो भी बात कह रहे हैं उसको रिपीट करने की, समराइज करने की, या उसको क्वेश्चनिंग करके अच्छे से समझने की कोशिश करेगा। जैसे लास्ट वाला पॉइंट आप देखें, रीस्टेट what you think you heard and ask, have I understand you correctly? When people talk, listen completely. Most people never listen. अब ट्रस्ट बिल्डिंग कब होगी? स्पीकर और रिसीवर के बीच में ट्रस्ट कब बन पाएगा? जब आपकी स्पीच और एक्शन दोनों अलाइंड होंगे। आप बोल कुछ रहे हैं, आपकी बॉडी लैंग्वेज कुछ और डायरेक्शन में, अपोजिट डायरेक्शन में जा रही है, तो क्या होगा? आपकी जो स्पीकर और रिसीवर की जो ट्रस्ट बिल्डिंग है वो नहीं हो पाएगी। ये पिक्चर भी आपने बहुत बार देखी होगी या मुहावरा सुना होगा, भैंस के आगे बीन बजाना। तो नो योर ऑडियंस। तो जब आप अपनी ऑडियंस को अच्छे से पहचानते हैं, अच्छे से जानते हैं कि वो किस माइंडसेट की है, उसका इंटेलिजेंस लेवल क्या है, लिटरेसी लेवल क्या है, उसके बेस पे ही आप कम्युनिकेशन जो है वो प्रॉपरली कर पाएंगे। तो अपनी ऑडियंस को जान के ही कम्युनिकेट करें तो ज्यादा बेटर होगा। एज ए स्कूल लीडर आपको ये कई चीजें याद रखने की जरूरत है। रिमेम्बर व्हाट यू से मैटर्स। आप जो भी कहते हैं वो मैटर करता है, आप जो भी कहते हैं वो दूसरों को इन्फ्लुएंस करता है, आप जो भी कहते हैं उसका इम्पैक्ट बहुत दूर तक जाता है। एंड व्हाई यू आर डूइंग सो काउंट। आप कोई भी काम क्यों कर रहे हैं, उसके पीछे आपका ऑब्जेक्टिव क्या है, वो भी बहुत मायने रखता है, वो भी काउंट करता है। निष्ठा जी कुछ डिस्टरबेंस आ रही है, प्लीज थोड़ा सा म्यूट कर देंगे सभी को। तो जब हम बात करते हैं एसेंशियल ऑफ कम्युनिकेशन की, तो कम्युनिकेशन में कुछ चीजें हैं जिनका हमें ध्यान रखना पड़ता है, जिसको हम डूज ऑफ कम्युनिकेशन कहते हैं। ऑलवेज थिंक अहेड अबाउट व्हाट यू आर गोइंग टू से। आप क्या कहने जा रहे हैं उसके बारे में पहले सोच लें, क्योंकि बिना सोचे समझे जो बात कही जाती है वो बाद में शब्द एक बार आपने बोल दिए वो वापस नहीं आएंगे, बट उसका जो इम्पैक्ट है वो लॉन्ग लास्टिंग होगा। जैसे आपने एक स्टोरी सुनी होगी कि एक पर्सन थे, वो बहुत ज्यादा गुस्से में रहते थे और दूसरों को कुछ भी बोल देते थे और बाद में सॉरी भी बोल देते थे। तो एक दिन एक महात्मा जी आए उनके घर में, तो उनके बारे में पता चला कि इस तरह की प्रॉब्लम है उनके साथ, कि दिल के तो अच्छे हैं बट गुस्से गुस्से में बहुत बार गलत बात भी कह देते हैं। तो उनको समझाने के लिए महात्मा जी ने क्या किया कि उनको कहा कि मैं आपको एक काम देता हूँ, तो वो काम आप करें। तो वो कहते जी बिल्कुल करूंगा। तो उन्होंने क्या, एक लकड़ी का प्लैंक लिया, फट्टा लिया और कहा कि इस पे 4 कील ठोक दो आप, और उन्होंने कील ठोक दी। फिर उनको कहा कि अब आप ऐसा करो कि ये कील वापस निकाल लो। तो काफी मशक्कत के बाद उन्होंने वो कील वापस भी निकाल ली। तो कहने लगे कि अब ऐसा करो कि ये जो प्लैंक है, फट्टा है, इसको आप वापस पहले जैसा कर दो। तो वो कहने लगे जी कि पहले जैसा कैसे हो जाएगा, क्योंकि इसमें तो कील ठोक दी तो इसमें तो स्पेस बन गया, अब तो होल हो गया। तो कहते नहीं नहीं, आप इसको पहले जैसा करो। तो कहते जी पहले जैसा तो नहीं कर पाऊंगा। तो कहते फिर वही चीज आपके साथ भी है कि जब भी आप गुस्से में कुछ बोलते हैं, बाद में आप चाहे सॉरी बोल दें, बट उस चीज का जो इम्पैक्ट, उस चीज का जो इफेक्ट दूसरों के माइंड पे पड़ा, उस चीज को आप कभी भी वापस नहीं ले पाएंगे। तो जो भी शब्द आप बोलते हैं वो बहुत ही सोच समझ के, बहुत ही तोल के बोलने चाहिए। ये सेकंड पॉइंट आपका, यूज सिंपल वर्ड्स एंड फ्रेजेस।
that are understood by everybody. तो जब भी आप कम्युनिकेशन करें तो कोशिश करें कि सिंपल वर्ड्स और फ्रेजेस का यूज करें ताकि हर कोई उसको समझ पाए. It increase your knowledge on all subject you are required to speak. जब आप एज एन HOS काम करते हैं तो आपको अलग अलग डिफरेंट स्टेक होल्डर्स हैं, उनसे बात भी करनी पड़ेगी, उनके साथ रूटीन लेवल पे कम्युनिकेट भी करना पड़ेगा. तो जब डिफरेंट सब्जेक्ट्स के बारे में आप बोल रहे हैं तो आपको उसके बारे में बेसिक नॉलेज भी गेन करनी पड़ती है. जब आपके पास नॉलेज होगी तभी आप उनसे डिस्कस कर पाएंगे, उनसे चर्चा कर पाएंगे. तो जिस भी टॉपिक पे आपने बोलना है पहले उसके बारे में नॉलेज कलेक्ट कर लें तो ज्यादा बेटर रहता है. स्पीक क्लियरली एंड ऑडिबली. जब भी आप बात करें तो क्लियरली बोलें और ऑडिबली बोलें, मतलब आपकी ऑडियंस आपको सुन सके. चेक ट्वाइस विद द लिसनर whether you have been understood accurately or not. जब भी आप बात करते हैं तो लिसनर के साथ आपको बात करके ये कोशिश भी करनी चाहिए कि आपकी बात को वो क्लियरली एक्यूरेटली अंडरस्टैंड कर पाए या नहीं कर पाए. जैसे अभी हमारे डीडी जो श्री तपेश्वर जी हैं, उन्होंने एक मीटिंग ली थी. तो मीटिंग में कई पॉइंट्स पे डिस्कशन हुआ और बाद में एक साथी प्रिंसिपल से ये कहा गया कि आप इस चीज को जो भी हमारी मीटिंग हुई है उसको दोहरा दीजिए ताकि पता चल जाए कि जो भी चीजें बोली गई हैं वो सबने एक्यूरेटली सुन ली हैं या समझ ली हैं. तो उसमें इस चीज को अब मैंने काफी अच्छे से सीखा कि हमें अपने जो लिसनर हैं उनके साथ बार बार बातचीत भी करनी चाहिए ताकि हमें ये पता चल जाए कि हमारा जो मैसेज है वो प्रॉपरली कन्वे हो पा रहा है या नहीं हो पा रहा. हमेशा जैसे हम क्लास में करते थे कि काम अपना कम्युनिकेशन पूरा होने के बाद एक लिटिल रिकैप कर दें, बच्चों से ही पूछ लें कि क्या क्या उनको समझ में आया. वैसे ही हम स्टाफ मेंबर के साथ भी कर सकते हैं. ऑलवेज पे अनडिवाइडेड अटेंशन टू द स्पीकर व्हाइल लिसनिंग. जब भी हम कोई बात सुनते हैं तो स्पीकर जो बोलने वाला है उसको अनडिवाइडेड अटेंशन हम दें. अगर हमारा ध्यान भटक रहा है, हमारा ध्यान व्हाट्सएप नोटिफिकेशन पे है, तो क्या होगा, बात बीच बीच में हम सुनेंगे और प्रॉपर जो मीनिंग उसका है वो नहीं इंटरप्रेट कर पाएंगे. अगर लंबी बात चल रही है तो बीच बीच में जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट बोले जा रहे हैं उसके नोट्स भी बना सकते हैं. हम जो मेन पॉइंट्स है उसको लिख सकते हैं ताकि बाद में हम उस चीज को रिकॉल कर पाए. अगर कोई चीज नहीं समझ में आती है तो हम दूसरे से क्लैरिफिकेशन भी मांग सकते हैं, मतलब क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं कि ये चीज आप किस वे में कह रहे हैं या इसका मीनिंग मेरे को ये समझ में आया, आप प्लीज इसको दोबारा बता दीजिए. तो ये कम्युनिकेशन के कुछ एसेंशियल्स हैं. कुछ इसी तरह से डोंट्स भी हैं कि कम्युनिकेशन करते टाइम आपको क्या चीजें नहीं करनी चाहिए. डू नॉट इंस्टेंटली रिएक्ट एंड मटर समथिंग इन एंगर. अब आप देखिए कि कई बार ये होता है कि स्टाफ मेंबर्स में से कोई गुस्से में आपके पास आता है और वो कुछ भी बोल रहा है. अगर आप भी इक्वल उसी तरह से इंस्टेंट रिएक्शन देंगे तो बात बनने की बजाय बिगड़ सकती है. तो पहले उसको बोल लेने दीजिए, साइलेंस में बैठ के उसकी जो पॉइंट ऑफ व्यू है उसको समझने की कोशिश करें कि वो इस तरह का रिएक्शन क्यों दे रहा है. कई बार ये भी होता है कि स्टाफ मेंबर्स में से ही कुछ भड़का के और सामने भेज देते हैं कि साहब ने तेरे बारे में ये बोल दिया, ये इस तरह की बात हो गई. तो ये दारा सिंह जी अच्छी तरह से समझ पा रहे हैं. दारा सिंह जी म्यूट हैं आप. मैं सर इसके बारे में आपको एक बात बताऊं. हाँ जी सर प्लीज. हाँ, जब मैं सर बीएड का स्टूडेंट था उस समय मेरे यहाँ घटना घटी थी 21 साल पहले जी. बीएड के एचओडी थे हमारे उपाध्याय. कम्युनिकेशन से इसका संबंध है. तो बच्चों ने कुछ उन्होंने ऐसी क्लास के अंदर ऐसी कुछ बात हो गई स्टूडेंट और टीचर्स के बीच में कि बच्चे टीचर्स के खिलाफ नारेबाजी करने लगे और वहां तक सफाई की नौबत आ गई कि वो बच्चे भागने लगे टीचर के पीछे और टीचर भागते गए कि पकड़ो पकड़ो मारो मारो, ऐसी नौबत आ गई. और जाकर के जब वो ऑफिस में पहुंचे जहाँ एचओडी उपाध्याय जी थे
बड़ा रेस्पेक्ट था और पूरे कॉलेज में उनको पूजा जाता था। वो जाके उनके कमरे में घुसे और जाके उन्होंने बोला कि वो बच्चे आपके खिलाफ नारे कर रहे हैं और आपको मारने के लिए आ रहे हैं। यानी वो जो उनके साथ जो जितना था वो उन्होंने उनके साथ था। वो निकल के जब बाहर आए उन्होंने बच्चों को देखा तो बच्चों ने नारे लगा रहे थे मारो मारो, तो उनको वहीं पर उनको अटैक कर गया और ऐसे टाइम उनको हॉस्पिटलाइज करना पड़ा। तो कभी कभी ये जो कम्युनिकेशन का जो सिस्टम है वो कई चैनल से जाए तब तो अलग बात है, डायरेक्ट भी चेंज हो सकता है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल सही बात है सर। तो इसीलिए हम कह रहे हैं कि हमें जो रिएक्शन देना है वो इंस्टेंट रिएक्शन नहीं देना है। पहले सामने वाले को क्यों ये कम्युनिकेशन हो रहा है, क्यों ये इस तरह की बात कर रहे हैं, उसके व्यू पॉइंट को भी समझने की जरूरत पड़ती है। हाँ जी, सेकंड पॉइंट हम लेते हैं, डू नॉट यूज टेक्निकल टर्म्स एंड टर्मिनोलॉजी नॉट अंडरस्टूड बाय मेजॉरिटी ऑफ पीपल। तो कभी भी ऐसी टेक्निकल टर्म्स या टर्मिनोलॉजी यूज ना करें जो मेजॉरिटी ऑफ पीपल समझते ही नहीं है। अगर मान लो कोई सॉफ्टवेयर एक्सपर्ट है, वो आके आपके स्टाफ के साथ मीटिंग करता है और कुछ बहुत ज्यादा टेक्निकल कॉम्प्लिकेटेड टर्म्स यूज करता है, तो क्या होगा? तो कम्युनिकेशन जो है वो वन वे ही रह जाएगा, उस चीज को हम समझ ही नहीं पाएंगे कि वो क्या कहना चाह रहे हैं। डू नॉट स्पीक टू फास्ट और टू स्लो। तो ज्यादा तेज भी नहीं बोलना चाहिए कम्युनिकेशन करते टाइम और बहुत ज्यादा स्लो भी नहीं होना चाहिए कि ऑडियंस ही आपकी सो जाए। डू नॉट स्पीक इन इनऑडिबल सराउंडिंग। कई बार ये होता है कि आप कम्युनिकेशन जब कर रहे हैं तो वहां बहुत ज्यादा नॉइज है, बहुत ज्यादा लोग खड़े हैं और जिसकी वजह से कम्युनिकेशन में प्रॉब्लम आ रही है। तो ऐसे में अगर आप कोई बात कहते हैं तो हो सकता है कि वो प्रॉपरली कन्वे ना हो पाए और अर्थ का अनर्थ हो जाए। डू नॉट एज्यूम दैट एवरीबॉडी अंडरस्टैंड्स यू। कभी भी ये एज्यूम नहीं करके चलना चाहिए कि हर पर्सन आपको समझ ही लेगा, क्योंकि कम्युनिकेशन जब हम करते हैं तो हर एक पर्सन का अपना एक पर्सपेक्टिव होता है, परसेप्शन होता है, उसी के बेसिस पे वो समझता है। इसमें एक मेरे को सेमिनार की याद आ रही है। एक सेमिनार हुआ था, उसमें एक साइकोलॉजिस्ट आए हुए थे। उन्होंने बताया कि, या एक कहीं और सुना था मैंने, कि एक बच्चा था, उसको उसके पेरेंट ने कोई बहुत अच्छी सी इरेजर गिफ्ट की जिसपे कोई एनिमल बना हुआ था, वो इरेजर गिफ्ट की। अब वो इरेजर उस बच्चे को बहुत प्यारी थी, उसको वो बहुत ध्यान से रखता था। अब हुआ क्या कि क्लास में शरारती बच्चे थे, उन्होंने उस इरेजर को निकाल दिया। अब वो बच्चे के दिमाग में वो इरेजर घूम रही है कि मेरी इरेजर कहाँ गई। अब टीचर कितना ही अच्छे तरीके से पढ़ा रहा है, कितना ही इफेक्टिव टीचर है, बट उसके साथ जो कम्युनिकेशन है वो प्रॉपर नहीं हो पाएगा, क्योंकि उसके दिमाग में जो पिक्चर चल रही है वो अपनी उस समस्या को लेके लगा हुआ है कि मेरी इरेजर कहाँ गई, मेरे मम्मी पापा डांटेंगे, या जो भी उसके दिमाग में चल रहा है। तो ऐसा ही हमारे साथ भी होता है कि जो हम समझाना चाह रहे हैं वो दूसरे को कब समझ में आएगा, जब वो भी उतना एक्टिवली इंगेज होके हमारी बात को सुनता है। इसी तरह से while listening don't glance here and there as it might distract the speaker। अगर आप बात कर, स्पीकर बोल रहा है और सुनते टाइम आप इधर उधर देख रहे हैं तो जो स्पीकर है वो कॉन्शियस हो जाएगा और प्रॉपरली कन्वे नहीं कर पाएगा। डू नॉट इंटरप्ट द स्पीकर। बोलते टाइम स्पीकर को इंटरप्ट नहीं करना चाहिए, क्योंकि हो सकता है कि जो बात आप पूछना चाह रहे हैं वो आगे वो कन्वे करने ही वाला हो। डू नॉट जंप टू द कंक्लूजन दैट यू हैव अंडरस्टूड एवरीथिंग। कभी भी इस कंक्लूजन पे नहीं पहुंचना चाहिए कि हम सब कुछ समझ चुके हैं, क्योंकि कई बार ये होता है कि बात शुरू कहीं से होती है और पहुंचते पहुंचते उसका जो इम्पैक्ट है कहीं और जाता है। तो एक महाभारत से मैं आपको स्टोरी सुनाना चाहूंगा जो कम्युनिकेशन के ऊपर ही है। ये महाभारत के आपने जो देखे होंगे किरदार, जानते हैं इनके बारे में? भीष्म पितामह। जी सर, भीष्म पितामह। ये दूसरे किरदार हैं हमारे, इनके बारे में भी आपने काफी देखा होगा, सुना होगा। दुर्योधन। तो
जब कुरुक्षेत्र का युद्ध चल रहा था तो दुर्योधन ने भीष्म पितामह को बहुत इंस्टिगेट किया, बहुत अपमानित करने की कोशिश की कि आप इतने शक्तिशाली होके भी पांडवों का वध नहीं कर पा रहे। इसका मतलब है कि आप अपने पूरे सामर्थ्य से पांडवों के साथ नहीं लड़ रहे, आपके मन में उनके प्रति कुछ सॉफ्ट कॉर्नर है जिसकी वजह से वो अभी तक जिंदा हैं। अदरवाइज आपके जैसा जो शक्तिशाली जो क्षत्रिय है वो कभी भी इनको मार सकता है। तो ये बात सुन के और भीष्म पितामह को थोड़ा गुस्सा आ गया और उन्होंने कहा कि अब जब कल युद्ध होगा उसमें इस युद्ध भूमि से या तो मैं वापस आऊंगा या पांडव वापस आएंगे। ये उन्होंने प्रतिज्ञा कर ली कि कल पांडवों या मेरे में से किसी का बनना निश्चित है। तो जब ये बात पांडवों के खेमे में पहुंची तो बड़ी खलबली मच गई, क्योंकि भीष्म पितामह की आपने सुना होगा कि प्रतिज्ञा जो कर लेते थे उसको पूरा भी करते थे। भीष्म प्रतिज्ञा हम मुहावरा भी सुनते हैं। तो पांडवों में खलबली मच गई। तो द्रौपदी जो है वो श्री कृष्ण के पास गई कि ये जो भीष्म पितामह ने प्रतिज्ञा की है इसको किस तरह से तोड़ा जाए या किस तरह से उनको समझाया जाए ताकि पांडव जो है वो बच जाएं। तो श्री कृष्ण के बारे में आप सब जानते हैं कि कम्युनिकेशन के, साइकोलॉजी के बहुत बड़े मास्टर कहे जाते हैं। तो उन्होंने कहा कि कोई बात नहीं, मैं आपकी हेल्प करूंगा इसमें, बट जैसे जैसे मैं कहूं उसी प्लान के अकॉर्डिंग चलना होगा आपको। तो द्रौपदी तैयार हो गई। द्रौपदी को लेके श्री कृष्ण कौरवों के खेमे में पहुंचे और भीष्म पितामह का जो टैंक था, जो शिविर लगा हुआ था, उसके बाहर वो खुद खड़े हो गए, अंदर द्रौपदी को भेज दिया। तो द्रौपदी जैसे ही गई भीष्म पितामह के पैर छुए तो जैसे स्वभाववश होता है तो वो अखंड सौभाग्यवती भव, इस तरह का उन्होंने वरदान दे दिया जैसा कि वो नॉर्मल रूटीन में करते थे। अब वो बोलने के बाद उनको ये लगा कि ये क्या कर दिया मैंने। एक तरफ तो मैं पांडवों को मारने की प्रतिज्ञा कर रहा हूं और दूसरी तरफ अखंड सौभाग्यवती भव का मैंने आशीर्वाद दे दिया, तो मेरे अपने ही वचन जो है वो कट गए। तो उन्होंने द्रौपदी से पूछा कि ये आपकी मतलब इतना दिमाग आप में नहीं हो सकता कि ये चीज आपने मेरे से करवा ली, तो जरूर इसके पीछे कौन, बताइए कौन है। तो द्रौपदी ने बताया। तो फिर उसमें श्री कृष्ण अंदर आए टैंक में और प्रणाम किया भीष्म पितामह को। तो भीष्म पितामह ने कहा कि आपने अपने जो कम्युनिकेशन स्किल्स हैं उनकी वजह से मेरी प्रतिज्ञा को ही फेल करवा दिया। अब आप ही बताइए कि इसको किस तरह से मेरे को अपनी वचन भी पूरे करूं और मैं झूठा भी ना कहलाऊं। तो उसका फिर उन्होंने और तोड़ निकाला जो महाभारत में आप सब देख चुके हैं, शिखंडी का किस तरह से युद्ध में आना होता है और किस तरह से भीष्म जो है वो मृत्युशैया पे चले जाते हैं। तो कहने का मतलब यही है कि कम्युनिकेशन जितना आपका इफेक्टिव होगा उतना बेटर वे में आप अपने ऑर्गेनाइजेशन को मैनेज कर पाते हैं। विंस्टन चर्चिल का नाम सुना होगा सबने आपने। तो उनकी एक कोट है, द डिफरेंस बिटवीन मेयर मैनेजमेंट एंड लीडरशिप इज कम्युनिकेशन। अगर आप सिर्फ कम्युनिकेट करने का स्किल डेवलप कर सकते हैं तो कम्युनिकेशन स्किल के बेस पे ही आप अपनी जो ऑर्गेनाइजेशन है उसको लीड कर सकते हैं। अगर आपके पास कम्युनिकेशन स्किल्स नहीं है तो सिर्फ आप मैनेज कर रहे हैं चीजों को, जो आपने अपने रिसोर्सेज हैं उनकी देखभाल कर रहे हैं, लीडरशिप की पोजीशन में नहीं आ पाते। तो इसी के साथ हम आज का हमारा सेशन जो है वो क्लोज करते हैं। तो आप कुछ भी इससे रिलेटेड पूछना चाहते हैं या कोई भी बात करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं। हाँ जी, थैंक्स सर, आपने बहुत अच्छा स्टोरी टेलिंग स्लाइड शो के जरिए बताया, बहुत अच्छा लगा, इंटरेस्टिंग था।
बहुत अच्छा लगा सर, थैंक यू। थैंक यू मनीषा मैम। हेलो हेलो हाँ जी, हेलो, नमस्कार सर। सर नमस्कार जी। आपने डाउनवर्ड्स और अपवर्ड कम्युनिकेशन बताया, तो मैं ये जानना चाहूंगा इन दोनों में से मोस्ट इफेक्टिव कम्युनिकेशन कौन सा है, डाउनवर्ड या अपवर्ड? देखिए, आप जब ऑर्गेनाइजेशन में काम करते हैं तो कभी भी एक चैनल का यूज नहीं करते, दोनों चैनल का ही यूज होता है। अभी आप अपने आप को देखें कि आपकी जो पोजीशन है वो मिडिल लेवल की पोजीशन है, तो यहाँ पे आपके पास डाउनवर्ड कम्युनिकेशन भी हो रहा है और अपवर्ड कम्युनिकेशन भी हो रहा है। डीओई की साइट पे जो ऑर्डर्स आते हैं, जो सर्कुलर्स आते हैं, वो हमारे लिए डाउनवर्ड कम्युनिकेशन का पार्ट है। मतलब हमारे जो ऑफिशियल्स हमसे इंफॉर्मेशन चाहते हैं वो सर्कुलर्स और इनके थ्रू हमसे जानकारी लेते हैं। इसी तरह से अपवर्ड कम्युनिकेशन की जब हम बात करें तो आप सर्कुलर को कंप्लाई करते हैं, उनकी रिपोर्ट्स बना के उसके पास भेजते हैं, या आप किसी तरह की परमिशन लेते हैं अपने ऑफिशियल से, तो वो सारा अपवर्ड कम्युनिकेशन है। तो कभी भी ऑर्गेनाइजेशन में ऐसा नहीं होता कि सिर्फ एक पार्ट अपवर्ड या डाउनवर्ड ही काम करेगा, दोनों ही पार्ट जो है काम करते हैं। जब आप अपने स्टाफ के लिए काम कर रहे हैं, आप अपने स्टाफ को ऑर्डर्स दे रहे हैं, इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं, तो उनके लिए आप अपवर्ड का काम कर रहे हैं। मतलब आप जो इन्फॉर्मेशन है वो डाउनवर्ड ट्रांसफर कर रहे हैं, तो वो जब रिपोर्ट देंगे आपको तो वो अपवर्ड कम्युनिकेशन हो जाएगा। ओके सर, बट सर मैं जानना चाह रहा था, एक्चुअली मेरे कई क्वेश्चन दिमाग में कई साल से चल रहा है कि बेस्ट इफेक्टिव कौन सा है इसके अंदर। इफेक्टिव क्वेश्चन नहीं पूछा कह गया था। सकते। देखिए, इफेक्टिव वाली जो बात है वो डिपेंड करेगी कि आप कन्वे क्या करना चाहते हैं। अगर कोई इंफॉर्मेशन आपको अपने स्टाफ मेंबर से लेनी है तो क्या करेंगे आप? तो आपको कम्युनिकेशन जो है वो डाउनवर्ड करना पड़ेगा। और अगर आप अपने ऑफिसर से कोई परमिशन लेना चाह रहे हैं तो अपवर्ड कम्युनिकेशन करना पड़ेगा। तो इसमें दोनों में ऐसा कुछ हम कह नहीं सकते कि ये चीज ज्यादा इफेक्टिव है। दैट विल डिपेंड अपॉन द मैसेज, क्या मैसेज हम वो करना चाह रहे हैं। जी, और किसी पार्टिसिपेंट का कोई सवाल है? हेलो प्लीज कीजिए। जी सर। जी, विकास चौधरी बोल रहा हूँ मैं। जी बताइए। जी, आवाज आ रही है? हाँ, तो आपने महाभारत की कहानी तो सुनाई, मैं भी एक कहानी सुनाना चाहूंगा। इसमें थोड़ा सा कम्युनिकेशन में बड़ा महत्वपूर्ण है कि जब बताइए सर। द्रोणाचार्य का वध किया गया तो हम्म, किस तरीके से बड़े सरलता से अश्वत्थामा हाथी मारा गया कह के, और हाथी के वध के समय शंख बजाकर श्री कृष्ण ने छुपा लिया था। हम्म, तो द्रोणाचार्य को लगता है कि भाई कि उनका अश्वत्थामा जो पिता। मेरा पुत्र है वो मारा गया, और वो शस्त्र रख देते हैं और बाद में जो है उनका सर काट दिया जाता है। तो हमारा जो कम्युनिकेशन है इसमें ये बड़ा महत्वपूर्ण है कि बहुत बार कि इस तरीके से सत्य को परोसा जाता है हमारे सामने, या हम रखते हैं जिसमें अगर एक भी वर्ड छुप जाए या एक भी चीज इस तरीके से हट जाए तो उसका बड़ा इफेक्ट होता है। तो आजकल हम अपने आसपास बहुत जगह देखते हैं, आपके वो अपवर्ड आप कर रहे हो या डाउनवर्ड कर रहे हो, आपके सर्कुलर्स हो या कुछ भी हो, लेकिन एक एक शब्द का उनमें इतना महत्व होता है कि अगर उसे देखा जाए तो उसका अर्थ का अनर्थ जो है वो बड़ी आसानी से हो सकता है। तो कम्युनिकेशन में मेरे हिसाब से जो है ये जो टॉपिक था कि हमारा कि सिर्फ एक भी पॉइंट जो है, कई बार अर्ध सत्य बोलने की कोशिश की जाती है हम कि शब्दों के रूप में सत्य बोल रहे होते हैं, लेकिन वास्तव में जो उसका भाव है वो सही हिसाब से सत्य नहीं हो पाता। तो ये बड़ा अहम होता है कि हमारे कम्युनिकेशन जो स्किल है इसमें बिल्कुल दूसरा सर, व्यक्ति आपको क्या बताना चाह रहा है और उस शब्दों के पीछे क्या छुपा गया, तो ये बिल्कुल। समझना, हाँ, ये बड़ा अहम है। ये इंटेंशन जब तक आप क्लियरली समझ नहीं पाएंगे तब तक वो शब्दों से मतलब प्रॉपरली कम्युनिकेशन नहीं हो पाएगा। जो कम्युनिकेशन हो रहा है उसके पीछे उसकी इंटेंशन क्या है। जैसे चेस के गेम में आप देखते होंगे कि एक जो खिलाड़ी मूव करता है कुछ भी, तो उस मूव के पीछे क्या इंटेंशन है, वो अगली चाल क्या चलेगा। तो वैसा ही कुछ कम्युनिकेशन में भी होता है कि कम्युनिकेशन करने वाला
क्यों ये कम्युनिकेट कर रहा है। कई बार ये होता है कि स्टाफ मेंबर भी आपको कुछ छोटी सी चीज कम्युनिकेट करके चले जाते हैं, बट आपके दिमाग में खलबली पैदा कर जाते हैं कि हाँ, कि क्या हो रहा है स्टाफ में। थोड़ा सा कुछ आपके दिमाग में डाल के, चाहे वो सत्य है असत्य जैसा सर कह रहे हैं, तो वो भी बहुत ज्यादा आपको इफेक्ट करेगी। थैंक यू पार्टिसिपेंट्स, बहुत अच्छा लगा आपसे बातचीत करके और बहुत एक्टिवली और पेशेंटली आपने सुना, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। Thank you so much, Sunil sir. Thank you so much, sir. Thank you, sir. Thank you so much, sir. Thank you, sir. थैंक यू सर, बहुत अच्छी तरीके से समझाया आपने, बहुत बढ़िया लगा। थैंक यू सर। Very Thank you. nice, sir. Good question. वेरी थैंक यू सर। थैंक्स सर। Thank you so much, Sunil sir. थैंक यू निष्ठा मैम। Informative session, sir. Thank you so much, sir. ओके। Thank you so much, sir.